बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह की सोच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं मुनीब हामिद। और कल की तरह, हमेशा की तरह, बल्कि कल भी पाकिस्तान की सियासत में बहुत एक अहम दिन था। और अगर आगाज़ के अंदर ही मैं इसका जिक्र करना चाहूँ तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, उसमें मुझे एक चीज़ जो है वो बड़ी अच्छी लगी थी। दैट इज़ कि थोड़े से जो है इख्तलाफात जो हैं वो नरमी की तरफ जा रहे हैं। हमें पता है कि मौलाना फजलुर रहमान, बल्कि टर्म भी उन्होंने यही यूज़ किया है कि अगर इन मामलात को बेहतरीन नहीं बनाया जा सकता तो कम से कम नरमी की जानिब जाया जा सकता है। एग्जैक्टली, जो कि मुझे खुशाइंद लगा, एक मुस्बत कदम लगा कि मतलब दो जमातें, आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान लीड पे थे पीडीएम की, उनका बहुत बड़ा हाथ था खान साहब की गवर्नमेंट को जो है गिराने में, और उन्होंने ही सबको जो है इकट्ठा किया था। और अब पीटीआई उनके साथ मिलके जो है पाकिस्तान की आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो एक तहरीक का ऐलान किया उन्होंने, दिस इज़ वेरी गुड। और एहतजाजी सियासत जो है वो हमारे सामने आएगी। और अब देखना, उस पर भी वैसे बहुत अहम सवालात हैं हमारे जहन में कि लीड अभी भी इसको कौन करेगा। मौलाना फजलुर रहमान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, महमूद खान अचरकज़ई साहब है। सो लीड कौन करेगा इसको, और ये जो एहतजाजी सियासत है ये किस तरफ आगे जाएगी। तो पाकिस्तान में लीड कौन करेगा, और पाकिस्तान में सियासी तनाव की जो कैफियत है वो अभी तक बरकरार है। गोल्स इक्वल है ना, सबके गोल्स बराबर हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। पाकिस्तान की जो आइन है, जिसको उन्होंने कहा है कि इसकी हैसियत ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान में आइन जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, तो उसका तहफ़्फ़ुज़ है। तो गोल्स जो हैं इन लोगों के फ़िलहाल जो है नज़र आ रहा है कि बराबर हैं, इक्वल हैं, सेम गोल्स हैं। डेमोक्रेसी की बात हो रही है कि जमहूरियत को जितवाना है, जमहूरियत हारती चली जा रही है। ये बहुत खूबसूरत, इसको मैं कहूँगी, ये खूबसूरत गोल है। अगर ये अचीव कर लिया जाता है सियासतदानों के थ्रू, तो यही हम चाहते हैं रोज़ाना की बेसिस पर, इवन हमारे प्रोग्राम करते दौरान, या आप कोई सा भी टीवी चैनल, कोई सा भी प्रोग्राम देखें, खबरें देखें, आपको यही सुनने को मिलेगा कि हर इंसान की, हर पाकिस्तानी की समेत हमारी ये ख्वाहिश है कि जमहूरियत यहाँ पे जीते और आइन की जीत हो। आइन की जीत हो, ऐसा ही है। अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान एक और मामला है जो कि संगीन हमें दिखाई देता है, अदलिया और एग्जीक्यूटिव। और एक और चीज़ है, इससे पहले जो है आवाज़ें आपको सुनाई दी सेनेट होंगी में भी जो इस वक्त बहस हो रही है, इस वक्त जो एक मतलब लड़ाई और बहुत क्या कह सकते हैं, फैसल वावड़ा साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे खान साहब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने अपने कारकुनान को जो है उन्होंने अलर्ट कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि मेरी कॉल का इंतज़ार करें, और अब स्ट्रीट एजिटेशन का जो है आगाज़ किया जाएगा और अब धरने होंगे। मेरे ख्याल से ये इन रिलेशन है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ में ही। ये कल हमने सेनेटर कामरान से जब ये सवाल पूछा भी था कि इसकी शक्ल क्या होगी, तो उन्होंने कहा था अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये सड़कों पर निकलेंगे एहतजाज करते हुए। और ये बहुत बड़ा और 8 फरवरी वो तारीख है जिसके खिलाफ ये तमाम तर इसके इर्द गिर्द घूम रहा होगा ये जो एहतजाज है। सड़कों पर निकलते हैं, तहरीक इंसाफ इससे पहले भी कई बार निकलती रही है सड़कों पर। और जी बिल्कुल देखे, और अब मेरे ख्याल से हम दोबारा जो है अब धरने देखेंगे, एहतजाज देखेंगे पाकिस्तान में। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा वक्त लेकर आए। सुबह सुबह का वक्त है, हमारी ये दुआ है कि जो पाकिस्तान के आईन की जो है इज़्ज़त की जाए, पाकिस्तान की आवाम की इज़्ज़त की जाए, पाकिस्तान में कानून जो है वो बनाए गए हैं वो लागू हों, इम्प्लीमेंट हो बिला तफरीक। गरीब अमीर, पॉलिटिशियंस, एलीट, कोई भी हो, तो वो जो है आंसरेबल होना चाहिए पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को। और अब मेरे ख्याल से हम टॉप स्टोरीज का भी जिक्र कर लेते हैं। यही टॉप स्टोरीज है जिनका हम थोड़ा सा तस्करा कर भी चुके हैं कि सियासी तनाव की कैफियत इस वक्त बरकरार है। इसमें जो मैंने जिक्र किया था कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव की अगर बात की जाए तो इनके दरमियान मामलात हमें संगीन दिखाई देते। आइन अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो मर्जी आए वो कह दे। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ये बयान है जो कि इस बात को वाज़े करता है कि एग्जीक्यूटिव और अदलिया के दरमियान के जो मामलात हैं वो इंतहाई संगीन है। बिल्कुल जी, गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में जो है अपीलों पर समाअत हुई, और क्या प्रोसिक्यूटर साइफर केस के फैसले के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जज साहब का एक बहुत ही अहम सवाल था, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। और हमें देखना है जी कि बिश्केक से आने वाले जो तलबा है उनका मसला कैसे हल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का अहम बयान। बिल्कुल, और वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पीटीए का मुतनाज़े इंटरनेट फायर वॉल की तफसीलात बताने से इनकार। फायर वॉल क्या है और इसकी तफसीलात बताने से हुकूमत इनकारी क्यों है, ये भी अंडर डिस्कशन होगा आज की हमारी सुबह की सोच में। राइट जी, क्रिकेट की बात करेंगे। हारिस राउफ फिट हो चुके हैं और हसन अली को कौमी टीम के स्क्वाड से जो है रिलीज कर दिया गया है। वर्ल्ड कप स्क्वाड पर भी बात होगी आज के प्रोग्राम में।
और कल का जो मैच था आपको पता है वो तो बारिश ले हाँ गई। बारिश ले गई बिल्कुल। शुक्र है वैसे आई शुक्र थिंक नहीं है आपस वैसे, की बात है, आपस कोई की सुन बात नहीं है। रहा हमें इस वक्त ऑफ रिकॉर्ड बात करें, ऑफ आपस की रिकॉर्ड बात है। शुक्र है बारिश हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में जी बात होगी, पाकिस्तान में 15 साल से ज़ायद उम्र के 18% नौजवान हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, हाइपरटेंशन का शिकार है। क्यों हाइपरटेंशन का शिकार है? ये ऐसे अफराद हालात होंगे। इतनी कम उम्र में, आपकी ऐसे- टीन एज है, मतलब ये 60-70s की जो बातें हैं ये 17 साल के बच्चों में क्यों हो रही है, इस पे भी बात करेंगे हम प्रोग्राम में। ऐसे हालात होंगे मुल्क के तो बेचारे नौजवानों ने परेशान ही होने हैं, जॉब्स कोई नहीं है, शक नहीं है बिजनेस नहीं है, इंटरनेट नहीं है, जो फ्रीलांसर्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। लेकिन इसमें एंड में इंशाल्लाह इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या आगाज़ कर रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान से। सेनेट ऑफ पाकिस्तान से आगाज़ करते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की कल जो धुआंधार स्पीच थी जिसमें वो उन्होंने जिक्र किया बिल्कुल जी, वो हम पहले जो हाँ, स्पीच सुनवा देते हैं है नाज़रीन वो को पहले। आपको हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, और फिर उसके ऊपर बहस करते हैं। पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। ये क्या तरीका है अदालत करने का? ये बातें अवामी नुमाइंदों के तौर पे हमें करनी चाहिए। जब ऐसे किरदार और ऐसे तकालीफ ऐवानों से उठेंगी तो प्रॉक्सी बोला जाएगा, क्यों ना बोला जाए। और जो प्रॉक्सी नहीं होते उनको 100 दफा प्रॉक्सी बोला जाए, उनको तकलीफ कभी नहीं होगी। वोटों से मुंतखब होने वाला एक एक सेनेटर, उसके अलावा बाकी सबकी इज्जत है पाकिस्तान। आईने पाकिस्तान सिर्फ जजेस की इज्जत के हवाले से गुफ्तगू नहीं करता है, बल्कि वो अवामी नुमाइंदों की इज्जत के हवाले से भी गुफ्तगू करता है। क्योंकि कुछ जजेस कल भी निशाने पे थे, मगर कुछ जजेस आज भी निशाने पे हैं। कोई फैसला जो है वो मंशा के मुताबिक ना आए, या कोई रिमार्क्स जो है वो मंशा के मुताबिक ना आए, तो फिर उनको टारगेट कर दिया जाता है। अदालत अपना वकार अपने फैसलों से बुलंद करे। पीटीआई के लीडरशिप पे अटैक हुआ है और एक सोचा समझा मंसूबा था। हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। कल रात को जब रऊफ साहब पे हमला हुआ उसके बाद मुझे पैगाम मसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। जी, ये आपने मुख्तलिफ स्टेटमेंट सुनी हैं मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से, और इस वक्त जो है एग्जीक्यूटिव्स वर्सेस जो है हम कह सकते हैं पॉलिटिशियंस हो रहा है गवर्नमेंट का। और ये मतलब जस्ट जनरली तीन मामला इसमें मुझे अभी नजर आए जो भी हमने शॉर्ट सुनवाए। एक तो सेनेट का मामला है, दूसरा हसन रऊफ वाला मामला है, और तीसरा रूपोश लोगों का सामने आना पीटीआई के, उसमें हमाद अजहर का नाम शामिल है जो कि खुद आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की कॉल पे वो बाहर आ चुके हैं, और इसमें भी इसका भी लिंक मुझे ये मौलाना फजलुर रहमान के साथ लग रहा है क्योंकि वो पंजाब के मामलात को संभालते हैं। सो आई पर्सनली बिलीव कि वो शायद उसको लीड करेंगे। की जो स्टेटमेंट ये थी जो उसमें उन्होंने कहा कि अब तक मुझे खान साहब की तरफ से ऑर्डर्स थे कि आप जो हैं रूपोश रहें क्योंकि आपको टॉर्चर करेंगे, खान साहब के अल्फाज हैं, और अब वक्त आ चुका है और बाहर आने का आए और एजुटेशन का वक्त आ चुका है। लेकिन इससे पहले जो मैं ये जिक्र करना चाह रहा था, इस वक्त हमने बारहा ये प्रोग्राम्स में बातचीत भी की है, मुख्तलिफ सियासतदान होते हैं। अच्छा, ये हमने चीज़ आप भी इसे सेकंड करेंगे, हो सकता है पाकिस्तान की अवाम भी इसे सेकंड करे कि जब फैसला पॉलिटिशियंस के हक में आता है तो अदलिया नंबर 1 होती है, और जब उनके खिलाफ आता है तो इससे बुरी अदलिया पूरी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये ऐसा क्यों है? ये बात चीज़ की समझ बिल्कुल, हुकूमत जो होती है वो कभी भी अदलिया से खुश नहीं होती, कभी भी, कोई भी हुकूमत है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हो। हालांकि वो उनके फेवर्स में भी अगर चीज़ें आ रही हैं कुछ हद तक, सो उनका ये होता है कि ऑपोजिशन को रिलीफ दिया जा रहा है। सो इस पे ये जो अदलिया पे सवालात उठे, जैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब की बात करें तो उन्होंने कहा कि आइन अदालत को ये इख्तियार हरगिज़ नहीं देता कि जिसका जो दिल करे वो गुस्से में आए और वो बात कह दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेनेटर तलाल चौधरी साहब की, तो उन्होंने ये दावा किया कि साकिब निसार ने उनको ये मैसेज भिजवाया कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जाते हो तो तुम पार्लियामेंट में आओगे, वरना अच्छा वैसे आपको लगता है कि इन सारी स्टेटमेंट्स के ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए? क्योंकि ये एक इल्ज़ाम तराशी तो है ही, मतलब ये जो बॉल है कभी कोई किसी की कोर्ट में फेंक रहा होता है, कभी किसी की कोर्ट में फेंक रहा होता है, इसमें क्लैरिटी नहीं आती। आवाम को भी तो आप लोगों ने ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अब जैसे सिर्फ अगर तलाल चौधरी साहब की अभी मैंने बात की है, अगर आपने ये कहा है कि साकिब निसार साहब ने आपको पैगाम भिजवाया तो सबूत अवाम के सामने रखें, बताएं कि ये सबूत है, ये पैगाम ऐसे था। बिल्कुल, आपकी आंख कितने साल की बात खुली है। मतलब ये थोड़ी सी ना पाकिस्तानियों थोड़ी सी ना इसके ऊपर हंसी भी आती है और रोना भी आता है, दिल करता है कि मैं क्या करूं इसके ऊपर। जो है एक शख्स ने आपको 5 साल पहले चपेट मारी है और आपको 10 साल बाद जाके महसूस हुआ कि मुझे चपेट लगी और मैंने जाके अम्मी को शिकायत लगाई है कि मुझे उसने जो 5 साल पहले या जो 6 साल पहले उसने मुझे जो हिट किया था। मतलब ऑन द स्पॉट क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल ऐसे ही है। भी कहा कि सच जजेस के सामने, जजेस की तरफ
तरफ अगर देखा जाए तो इसी तरीके के मामलात वहाँ पे भी हमारे सामने आते हैं। और जो अभी हम बात कर रहे हैं इसमें सेनेटर फैसल वावड़ा का नाम ना लें, आई थिंक तो ये बहुत गलत हो जाएगा। उनके जो बयानात हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो प्रॉक्सी कहलाने पर, अब प्रॉक्सी उनको डायरेक्टली कहा नहीं गया था लेकिन उन्होंने फील किया कि शायद उनको कहा गया, सो उन्होंने रिएक्शन उस पर फुल दिया है और उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक भी पेश करते हुए तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया और ये कहा है कि मैं अपने इस बयान पर कायम हूँ। अच्छा, वैसे उनके बयान जो है हमने बहुत बदलते हुए भी देखे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है रिएक्शन आया, अदलिया के खिलाफ जरूर आते हैं। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिएक्शन आए तो उन्होंने उनका, आपने वो स्टेटमेंट सुनी होगी, बयान भी सुनी होगी, उसने कहा मेरा ये मतलब नहीं था कहने का, मेरा मतलब मैंने जजेस को, ऑनरेबल जजेस को तो टारगेट नहीं किया, लेकिन फिर उनको मेरे ख्याल से कोई उन्होंने माइलो पिया होगा, उनकी ताकत आई होगी। अच्छा, वैसे वो तो उन्होंने अभी भी कहा था कि मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने में जाता हूँ, अभी जब उनको तलब किया गया, एक बार फिर से वो ये कह रहे हैं कि प्रॉक्सी कहलाना ठीक नहीं था। सो इसके खिलाफ वो अब सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखते हैं, तहरीक इस्तेहकाक पेश कर भी चुके हैं। आपस की बात है निमरा, वैसे प्रॉक्सी हैं ये तो आप बताएं। मैं कुछ कह सकता हूँ, मतलब जिस तरीके से माशाल्लाह से वो प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं अपनी आके, तो वो डेफिनेटली जो है लगता है, क्योंकि मतलब उनकी अपनी स्टेटमेंट नहीं है ना। अभी एक स्टेटमेंट मंडे को देते हैं, एक ट्यूसडे को, एक वेडनेसडे को। हाँ ठीक है, अभी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें उन्होंने खुद कहा था कि हमारे इदारों को मलाइन ना किया जाए और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो वे हैं तो ये सियासतदान। अभी जो है ना ख़वातीनो हज़रात, ये डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन एक और चीज़ है, अहम चीज़ है, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करती हैं, जो है यास्मीन राशिद साहिबा। आप उनकी विजुअल्स भी स्क्रीन पे देख सकती हैं। कल रात को जो है उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो कोट लखपत जेल में जो है बेहोश हो चुकी हो गई थी, और फिर जिसके बाद जो है उन्हें हॉस्पिटल लेके गया और वो वहाँ पे इस वक्त जो है ज़ेरे इलाज हैं और स्कैन वगैरह हुआ है, उनका टेस्ट हुए हैं और हॉस्पिटल में बताया ये जा रहा है कि उनको वॉमिटिंग वगैरह, आई एक्सपेक्ट दैट फूड पॉइजनिंग और समथिंग, कुछ हो सकता है, क्योंकि पेट में दर्द और मैदे और वॉमिटिंग वगैरह की शिकायत है। सो वी विश हर वेल्थ, और बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, पॉलिटिक्स असाइड, जिस तरीके से वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़ी हैं, और आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी बिल्कुल ऐसे ही है। और एक जस्ट टू लिंक दिस स्टेटमेंट, ये जो न्यूज़ है इसके साथ जो है हमने खान साहब की तरफ से भी जो है बयान आए हैं, जब उनकी जेल से मुलाकात हुई उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि मुझे जो है कि एक डेथ सेल में रखा गया है, हालांकि मुझे वो प्रोटोकॉल्स मिलने चाहिए और जो कि नहीं मिल रहे हैं, जो कि प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स को जो हैं मिले हैं जब वो जेल में जाते थे। अच्छा, जिस ये भी बड़ा ऑड है कि हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो जेल की सैर जरूर की है, सबने की है, हर जेल है ना, प्रेसिडेंट्स ने भी एक परंपरा जैसे बन गई है सही बात जेल की सैर करना, और ज्यादातर सियासतदानों ने भी, अगर वो प्राइम मिनिस्टर ना है तो भी। अब जैसे वो आपने ये बात की तो मुझे शेख रशीद साहब का याद आ गया बयान के, वो तो हमारा ससुराल नहीं, हमारा तो जेल हमारा तो ससुराल है, वो तो उसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये सियासतदानों की खूबसूरती हो बन चुकी है। एक और भी इसके अंदर जो है ना, एक लूप में पाकिस्तानी सियासत हुकूमत करता है, पाकिस्तानी कोई भी बंदा शख्स है हुकूमत करता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसके बाद वो जेल जाता है, जेल के बाद वो फ्री होता है और फिर प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है। और अच्छा, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो फिर जो उसके ऊपर केसेस होते हैं वो साबित हो जाते हैं कि वो सारे फेक केसेस थे, और 5 साल 3 साल 2 साल जब भी वो जेल में रहता है। बिल्कुल। ऑलराइट जी, नेक्स्ट स्टोरी जो है उसमें ऐड करते हैं, बरतानिया के अंदर भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होने वाली हैं। इस वक्त जो है ऋषि सुनक ने जो है इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है बरतानिया में, और किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद जो है उन्होंने ये ऐलान किया है, और 4 जुलाई को 2024 जो है इलेक्शंस होंगे अब बरतानिया भी। और उनके ये इलेक्शन के ऐलान के बाद जुम्मे को जो है वो बरतानवी पार्लियामेंट तहलील हो जाएगी। प्रिंस चार्ल्स के साथ उन्होंने अपनी मीटिंग का जिक्र किया कि अब इलेक्शंस करवा लेने चाहिए और उन्हें कबल इस वक्त जो इंतखाबात के नताइज हैं उनसे फिर आगाह किया जाए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने जो रेस किया है वो यूक्रेन की जंग, कि उसकी वजह से बहुत मसाइल हैं। तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि यार वो पैलेस्टाइन में भी काफ़ी मसाइल हैं, पैलेस्टाइन में भी काफ़ी मसाइल हैं, और इस वक्त जो है दुनिया भर की जो है अटेंशन भी ऑफ कोर्स इंग्लैंड पे जो है इस वक्त जो है उनकी अटेंशन है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस वक्त जो है हम देखते हैं जब इंग्लैंड जो है यूरोप से अलग हुआ ना, जब उसने वो पॉलिसी की, तो उसके बाद से हम देखते हैं इंग्लैंड की जो इन्फ्लेशन में भी कंटिन्यूस राइज है। ये स्पेसिफिक जो पार्टी है वहाँ पे मेरे ख्याल से 10-15 साल से कंटिन्यूसली इन गवर्नमेंट है, और वो जो है मतलब प्रॉपरली जो है
डिलीवर नहीं कर सके हैं। हमने देखा ऋषि सुनक से पहले भी एक प्राइम मिनिस्टर से, फिर उनके पहले भी एक प्राइम मिनिस्टर थे। विद इन द टर्म ऑफ 5 years में खास उनके 3 प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। लेकिन दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, इसको मैं लिंक करूँ, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, ट्रू। डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि वहाँ पे उन्होंने देखा कि हमारी आवाम जो और है, शायद इसका फ़ायदा भी उनको बहुत, जैसे कल ही उन्होंने खुद कहा है कि बरतानिया की मईशत में बेहतरी आई है, मेरे आने का मकसद ये था। अब देखें उनकी एक बात से पता चल जाता है कि उनका मिशन क्या है, गोल क्या है, कि इकोनॉमी को बेहतर करना है, मईशत को बेहतर करना है, आवाम की खिदमत करनी है। सिर्फ एक सेंटेंस से पता चल जाता है। पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स है, वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। किसी का ये मकसद नहीं होता है कि वो आएगा मईशत को ठीक करने के लिए, वो आएगा अपने एसेट्स बनाने के लिए, दैट्स ऑल। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। कल साइफर केस की एक अहम समाअत हुई जिसमें जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह, उन्होंने ये कहा कि वालिदा बीमार हैं इसलिए वो पेश नहीं हो पाए। और जिसमें जज साहब की भी जो स्टेटमेंट आई थी कि आप जो है तारीखी हरबे तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं, और इसके ऊपर एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपीलों पर समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि साइफर में क्या था जिस मालूमात से हेरा फेरी की गई। बानी PTI ने कहा साइफर में कहा गया अगर इसे ना हटाया तो नताइज भुगतने होंगे। उन्होंने इस्तफसार किया कि साइफर का यही मतन था कि बानी PTI को ना हटाया तो नताइज होंगे। क्या आप कह रहे हैं बानी PTI ने जो कहा वो दुरुस्त था? क्या बानी PTI सच बोल रहे थे? FI प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने जवाब दिया कि बिल्कुल यही मैसेज था। बानी PTI खुद तस्लीम कर रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप इसको छोड़ दें, आप खुद बताएं क्या था जिसे तब्दील किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि शाह साहब ऐसे नहीं है, आप सिविल मामले की बात कर रहे हैं, ये क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना है। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि अगर मुलजिम खुद तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन को केस साबित करना है। एडमिशन का ये मतलब नहीं कि प्रोसिक्यूशन डिस्चार्ज हो गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि साइफर 100 सफ़ात का भी हो सकता है और एक पैराग्राफ का भी हो सकता है। हमें नहीं पता, ट्रायल कोर्ट को नहीं पता, प्रोसिक्यूशन को नहीं पता, जबकि FIA का इल्जाम है बानी PTI ने साइफर में हेरा फेरी की। अदालत आलिया के जज ने मजीद कहा कि आप कह रहे हैं इसने साइफर का दुरुस्त मतन पब्लिक कर दिया तो फिर हेरा फेरी क्या हुई? अदालत ने इस मौके पर मुलजिमान को सरकार की तरफ से फराहम करदा वकीलों को भी तलब कर लिया। राइट जी, ये आपने अब कुछ स्टेटमेंट सुनी है जी, और प्रोसिक्यूटर और जज साहब के दरमियान की स्टेटमेंट से बड़ी इंटरेस्टिंग है नहीं वैसे कि स्टेटमेंट सारी होती है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और ये बहाना भी बड़ा अच्छा है, इफ इट इज अ बहाना कि वालिदा बीमार है। मिर्जा आसिम बेग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ये वाकई बहाना है या क्या है। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा ये बताइएगा कि ये वालिदा का बीमार होना क्या तारीखी हरबे ही हैं या वाकई तौर पे वालिदा बीमार हो गई? बेसिकली खान साहब के ऊपर जो भी जितने पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस चल रहे हैं ये इस वक्त पेंडिंग है, तो उनमें कहीं प्रोसिक्यूशन भाग रही है, कहीं कंप्लेनेंट जो उन्होंने जबरदस्ती लॉन्च किया हुआ है वो भाग रहा है, डिले टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं। हर तरह से कोशिश की जा रही है कि उसको तोड़ा जाए, उसको माफी की तरफ माइल किया जाए। ना वो टूट रहा है, ना वो बीमारी का बहाना करके अस्पताल में लेटा है, वो जेल में बैठा हुआ है, डटा हुआ है और कहता है कि सियासी बुनियादों पे, नफरत की बुनियाद पे ये केसेस दायर किए गए हैं। लेकिन जहां तक साइफर का तल्लक है ये वेरी मच क्लियर है। पहली बात यह है कि 29 दिन खान साहब ने ये साइफर अपने पास रखा, उनके ऊपर मुकदमा बन गया, हाई ट्रीजन का केस बन गया, मतलब मुल्की सलामती खतरे में पड़ गई और उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है एक्स प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड को, जो इस वक्त अवाम के अंदर उसकी 8 फरवरी का जो मैंडेट है, मैं समझता हूँ उसके बाद तो इनको मतलब सरखम तस्लीम कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी डटाई के साथ पूरा सिस्टम उस गंदे निजाम के साथ लिपट के एक बंदे को जेर करने के लिए सारे तुले हुए हैं। लेकिन साइफर की हकीकत में आपको बताऊं, पहले तो ये कि यही PDM का 14 जमातों का जो टोला ये कहता था कि झूठ बोल रहा है खान, हुकूमत में रहने के लिए ये साइफर का बहाना बना रहा है। तो साइफर कल प्रोसिक्यूशन ने कहा, कोर्ट किया गया साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, जो कुछ उन्होंने कहा वही हकीकत थी।
अगर वो हकीकत थी तो फिर उस वक्त जो झूठ बोला गया था तो इसका मतलब वो हुकूमत झूठ बोल रही थी, 14 जमातें झूठ बोल रही थी कि साइफर नहीं आया, खान साहब झूठे हैं। तो ये मानते हैं तब भी फंसते हैं, नहीं मानते तब भी फंसते हैं। उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आई, मियां शहबाज शरीफ साहब उस हुकूमत के वजीर आजम थे और वजीर आजम ने 69 डेज वो साइफर अपने पास रखा। अच्छा, 29 दिन जिसने साइफर अपने पास रखा, आपने उस पर मुकदमा दायर करके सजा सुना के 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। और जिसने 59 दिन अपने पास रखा, आपने इतनी ज़हमत गवारा नहीं की कि 161 का बयान प्रोसिक्यूशन के ले उसका, मतलब उसने 169 डेज अपने पास रखा। अगर उसने भी मिस यूज किया हो तो क्या ये कबूलियत बरियत कहाँ से हो रही है? ये अदारों के कौन सरबराह फैसले कर रहे हैं? अब मामला तो अदालत में है। और आसिम साहब ये भी बताइएगा, हाँ जी आसिम साहब ये भी इसमें ये भी ऐड कीजिए कि ये भी कुछ हमने सुना था कि जज साहब की तरफ से रिमार्क्स आए हैं कि साइफर किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो है अटैच ही नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सर, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने पिछले 3 जो उसमें हियरिंग्स हुई हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा कत्ल हो जाता है तो वेयर इज द डेड बॉडी। हम ये पूछना चाहते हैं इस केस के अंदर कि वेयर इज द साइफर, साइफर इज मिसिंग देयर। तो जिसका मतलब कल की मैं आपको सर अपडेट देना चाहता हूँ कि कल शाह साहब, चलो हर बंदे की वालदा कोई बेटा बीवी बीमार हो जाती है, हम उनके साथ इज़हारे यकजहती कर रहे हैं इस हवाले से, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज वो पेश हो जाएंगे। लेकिन बात ये है कि कल उन्होंने एक टैक्टिस अपनाया। FIA जिस तरह रूटीन के मैटर में करनी करती है, ये अपीलेट स्टेज है, एक बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। 99.9% इसके आर्गूमेंट हो चुके हैं। आज 15-15 मिनट के उन्होंने टाइम दिया हुआ, 20-20 मिनट का आपने कंक्लूड करना है। वो आज जजमेंट रिजर्व हो जाएगी इसके ऊपर। पहली बात यह है कि कल इन्होंने जो डिले टैक्टिस के तौर पे एक एप्लीकेशन मिसलेनियस दी, जिस तरह सिविल मैटर के अंदर नहीं देते 151 की एप्लीकेशन दे जी, इनहेरिट पावर है जी, उसको एनेबलिंग प्रोविजन के तहत जो इसको ट्रेड किया जाए। अच्छा, उसमें डोनाल्ड लू की एक स्टेटमेंट कराना चाहिए। डोनाल्ड लू कहाँ है? वो तो है ही नहीं है पूरे केस में। इसका मतलब प्रोसिक्यूशन का केस जो नीचे सजा सुनाई गई है वहां ये मिसिंग थी, वो उसकी स्टेटमेंट ही नहीं कंसीडर की गई और 161 का बयान उसका नहीं कराया गया, वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये प्रोसिक्यूशन मानने को तैयार हो गई है। कल वो कहते हैं ना, जिस तरह जजेस ने रिमार्क्स दिए थे पीछे कि हाथी निकल गया दुम रह गई, कल दुम भी निकल गई थी, लेकिन उसके पास बचता कुछ नहीं था। इस मौके के ऊपर आके एक एडिशनल एविडेंस के तौर पे एक एप्लीकेशन देके लिंग हरा करना था। उसका मतलब अभी डोनाल्ड लू की क्या प्रेजेंस है? क्योंकि उनके जो बयान है जो उन्होंने वहां पे कांग्रेस में दिया था, सेनेट की हियरिंग में दिया था, तो अब वो यहाँ पे पेश किया जा रहा है कि उसके थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अदालत ने इनसे एक मौके पे ये पूछा, चूंकि साबित तो प्रोसिक्यूशन ने करना है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है ना। हमने कहा कि ये साबित कर रहे हैं कि जी हमने कोई मुल्क का नुकसान किया, साइफर की जो बुनियाद के ऊपर जो आपने हमें 10 साल की सजा सुना दी है, तो वो उनके पास सुनाने को कुछ नहीं है। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान का नुकसान क्या हुआ, कहते हैं कुछ भी नहीं। वो तो कुछ नहीं हुआ तो मुदाखलत हुई है ना। तो जब डिमार्च किस बात का हुआ? 2 दफा। एक दफा खान साहब की हुकूमत में रियासत पाकिस्तान की तरफ से डिमार्च हुआ सर। जी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, कोई इमरान खान की तरफ से डिमार्च नहीं हुआ, रियासत पाकिस्तान की तरफ से डिमार्च हुआ। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के बाद डिमार्च हुआ जी। उसके बाद जनाब पीडीएम की हुकूमत आई, हमारी हुकूमत चली गई थी। अब पीडीएम की हुकूमत आने के बाद जो 14 जमातों का इत्तेहाद था, वहां भी तीनों सर्विसेज चीफ बैठे हुए थे, उनके सामने भी इंटरनेशनली रियासत पाकिस्तान की तरफ से डिमार्च किया गया। इसका मतलब हार्श लैंग्वेज थी ना। मतलब आपने देखा, आवाम, पाकिस्तानी आवाम ने देखा कि अगर वो हार्श लैंग्वेज नहीं थी तो रातों रात 12 बजे इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट आपने घर भेज दी है। उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंस की धमकी दी गई थी। तो सीरियस कॉन्सिक्वेंस यही है कि इसको भेजो वरना मुल्क आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब चलो अगर वो नहीं साइफर था तो मुल्क का नुकसान क्या हुआ है? देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड सर। उनके पास है ही कुछ नहीं। अब वो जो कल कह रहे थे ना कि हाथी निकल गया धूम रह गई थी, धूम भी नहीं है, उनके पास है ही नहीं है और सजा बिल्कुल नल एंड वाइड है। आसिम, अगर उनके पास कुछ भी नहीं है, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स को दिमाग में रखते हुए आप क्या फैसला एक्सपेक्ट करें, क्योंकि बिल्कुल आखिरी मराहिल पे है ये केस? 20-20 मिनट उनको दोनों को दिए गए हैं। अब उन्होंने जो एडिशनल जो गुफ्तगू करनी है, काउंटर करना है, वो कर लेंगे। शाह साहब आज आ जाएं। दूसरी तरफ से हमने उन्होंने जो ऑनर्स प्रूफ था होगा, जो एलिगेशन लगाए, उन्होंने पहले चेन बनाने की कोशिश की। साइफर कैसे आया, किधर गया, कैसे गया, उनका वेयर इज द साइफर। मतलब वो जो इतनी आर्गूमेंट किए उन्होंने 6 या 7 पेशियों के ऊपर, तो वो सारे मतलब चेन बनाने की कोशिश, एविडेंस पढ़ते रहे, मतलब जिग जैग जाते रहे। उनका जवाब बड़ा जबरदस्त था, मैनू की पता सर। मतलब वो बात यह है कि वो उनकी बात हुई है ना। बात बोलो, वो जिस तरह 8 फरवरी का जब इलेक्शन हुआ था तो वो जो जिनको ये उम्मीद दिलवाई गई थी कि आप इलेक्शन जीते हैं, तो वो कह रहे थे कि साड़ी गल हुई है। तो वो जब 8 तारीख को रिजल्ट आया तो वो गल तो बढ़ गई है।
तो मतलब बात यह कि फिर उनको फिर 47 का सहारा लेना पड़ा। इसी तरह इनको ये कहा गया था जी कि मतलब भाई इसमें तो सजा यकीनी हो गई है, नीचे होगी तो ऊपर से कंफर्म हो जाएगी। जब ऊपर अदालतों ने देखा मतलब सर मतलब 20-22 घंटे आर्गू करने के बाद मतलब आज 24 घंटे हो जाएंगे लगातार आर्गू, मतलब इस केस अपील स्टेज के ऊपर इतना टाइम नहीं होता सर। ये पाकिस्तान की वाहिद जो केस चल रहा है और अपील स्टेज के ऊपर बहुत लिंगर गया और ये बड़ा मतलब। अच्छा आसिम साहब, अभी ये जो केस है ये कितना मतलब अपनी परसेंटेज कंप्लीशन की जानब जो है वो जा चुका है? सर 99.9% मैं आपको बताता हूँ, 1% रहता है तो 20 मिनट में कवर हो जाएगा। 0.1%। हाँ, तो फिर ये हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो है सर ये महफूज फैसला सुना दिया जाएगा? आज ये ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा सर। हम उम्मीद करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुरानी रवायात को बरकरार नहीं रखेगी, जिस तरह महीनों वो मतलब रिजर्व करके तो उसके बाद मतलब जब सजा हो जाए ठीक है, ये इंतजार नहीं करेंगे कि 190 मिलियन में जिस तरह रातों रात साइफर में ट्रायल चलाया गया था 12 बजे तक। तो आसिम हम खान साहब की जमानत भी एक्सपेक्ट करें? जी हम खान साहब की जमानत भी एक्सपेक्ट करें? नहीं, इसमें तो बिल्कुल इक्वट हो जाएंगे। और मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ, इस केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी जो साबिक वजीर खारजा हैं और वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस केस में अगर आज ऑर्डर रिजर्व हो जाता है कल सुना देते हैं। जी मेरे ख्याल से कनेक्शन आप हमें सुन पा रहे हैं आसिम साहब? आसिम साहब के साथ दोबारा जो है उनको कॉल पे जो है खुशखबरी सुनाने लगे थे और जो है उनकी आवाज़ जो है वो बंद हो गई। ये वो जो ड्रामा हुआ करता था शार्क तो नहीं स्टार प्लस के ड्रामाज नहीं हुआ करते जब बिल्कुल आप एक खूबसूरत वाले सीन पे पहुंचते हैं और वो वहां पे जाके वो ब्रेक आ जाता है या फिर कोई ना और कभी कोई बिल्कुल बहुत जबरदस्त सीन चल रहा हो तो पाकिस्तान में रहते हैं तो बिजली चली जाती थी, बिजली चली जाया करती थी। अभी वो हमारे साथ हो गया कि यार लेकिन दिस इज पॉजिटिव कि 99.9% जो है वो केस अपनी रेजोल्यूशन की जानब जो है पहुंच चुका है। और अच्छा ये 0.1% जो है ना उस 99.9 के बराबर है। उतना जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी पूछना चाह रहा था, वो आएंगे तो अगर उनसे हम उनको दोबारा कोशिश करें मेरे ख्याल से लाइन पे लेने कि अगर उनको दोबारा हम लोग कॉल पे ले लेते हैं तो उनसे बात भी करेंगे। आसिम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आसिम बताइएगा क्या खुशखबरी थी जो आप हमें बताने लगे थे? जी खुशखबरी ये थी जनाब के साइफर वाले केस में अगर आज ऑर्डर रिजर्व हो जाता है, कल वो अगर सुना देती है कोर्ट, कल जुम्मा भी है, उम्मीद करते हैं कि कल तक वो फैसला आ जाना चाहिए तो शाह महमूद कुरैशी साहब इंशाल्लाह इस केस में बाहर। जुम्मे के दिन पाकिस्तान के सियासी फैसले बड़े होते हैं। जी शाह महमूद कुरैशी साहब जुम्मा वैसे भी पटवारियों के ऊपर और मतलब पीडीएम के ऊपर भारी रहा है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आज इद्दत केस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा हुआ था, वो अपील स्टेज फाइनल स्टेज के ऊपर है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि छोटी ईद से कबल जो है वो बकरा ईद, अभी बकरा ईद भी आने वाली है तो उसमें फैसला हो जाना चाहिए था। बुशरा बीबी बाहर होनी चाहिए थी, इमरान खान बाहर होनी चाहिए थी उस केस के अंदर, लेकिन वो लैतो लाल से पॉलिसी मैटर के तौर पे लिया जा रहा है। पता नहीं कौन उनको इंस्ट्रक्शन कर रहा है। पहले तो हम अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जी कि खावर मानिका को पेमेंट कौन कर रहा है, क्या वो रियासत पाकिस्तान बर्दाश्त कर रही है, कौन किस तरह से प्रोसिक्यूटर जो है उनके प्राइवेट हैं तो रिजवान अब्बासी को स्टेट को रिप्रेजेंट करते रहे तो इनको कौन पे कर रहा है। तो ये अभी आउट ऑफ कंट्री है, डिलेट एक्ट्रेस के तौर पे उन्हें पता है खातून है, सबसे मेन एविडेंस जो है ना वो रिलायबल है। कुरान भी कहता है कि खातून की गवाही मानी जाएगी, वो खातून कह चुकी है। अब खावर मानिका इवेंट है, अब वो 3 तलाकें दे चुके हैं, अब वो कैसे कह सकते हैं कि रिव्यू हो सकता है। तो मतलब ये मामला 3 साल के बाद वो खुद मीडिया के ऊपर अपनी मर्जी से मतलब आपने देखा होगा कि खान साहब की हुकूमत के दौरान भी अपनी आजाद मर्जी से वो मीडिया को कहा जी कि मामला क्लोज हो गया जी, खत्म हो गया। उनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स है खावर मानिका साहब की और ये केस बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आसिम बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और ये जी अहम केसेस से और उम्मीद की जा रही है कि जो है अब ये जो केसेस हैं ये अपने इख्तिताम के पास हैं और जल्द अज जल्द जो है इनके फैसले भी मुतवक्के हैं। फैसला अगर आज महफूज हो जाता है सो उनके मुताबिक कल तक वो सुना भी देना चाहिए। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट टू। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। और पाकिस्तान में एक बहुत अहम टॉपिक है जो कि हमेशा अंडर डिबेट रहता है, दैट इज़ सोशल मीडिया, इंटरनेट की यूजेज। और इस वक्त जो है मेरे ख्याल से पंजाब असेंबली में भी उन्होंने बिल भी पास कर दिया है। मजे की बात है पीका में भी अमेंडमेंट्स आने लगे दोबारा, उसके लिए भी कमेटी तश्कील दे दी गई है 8 अरकान पे मुश्तमिल। हाँ जी, लेकिन अभी एक और चीज़ जो है इंट्रोड्यूस हुई है पाकिस्तानी अवाम के लिए, दैट मस्ट बी समथिंग न्यू एंड दैट इज़ अ फायर वॉल। अब ये फायर वॉल क्या होती है निम्रा?
फायरवॉल क्या होती है, मतलब ये अभी हमने जानना है क्योंकि इस पे अगर बात की जाए वजारत इंफॉर्मेशन और पीटीए की जानिब से बयानबाजी करने से इनकार किया गया, गुरेज की गई है। सो ये मुतनाज़ी इंटरनेट फायरवॉल की तफसीलात बताने से इनकार हमारे सामने आ रहा अभी तक। लेकिन डिजिटल राइट्स के लिए काम करने वाले जो कारकुनान हैं उन्होंने बहरहाल ये खबरदार किया है कि अगर ये फायरवॉल इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है तो ये सोशल मीडिया यूजर्स के लिए खास तौर पे बहुत ज़्यादा एक बड़ा थ्रेट है और ये सेंसरशिप का एक और टूल है जिसके तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान इंटरनेट ट्रैफिक मवाद को फिल्टर और ब्लॉक करने के लिए वसी पैमाने पर ये तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये फायरवॉल भी उन्हीं में से एक है। बेसिकली इट्स अनदर टूल यूज्ड टू फिल्टर इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर, उसको कंट्रोल करने के लिए भी कह सकते हैं ना, या कंट्रोल बैरियर्स भी कह सकती हैं। बहरहाल ये जानने के लिए मजीद आसान अल्फाज के अंदर जो है ये क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, हमें ज्वाइन किए जी एक्सपर्ट हैं असद बेग साहब, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। असद साहब आप हमें सुन पा रहे हैं क्लियरली? ओके ठीक है जी। राइट, सो असद साहब सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। निमरा ने भी बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा आसान अल्फाज में जो इसको एक्सप्लेन कर दें कि अब ये जो नए रूल्स और नए फायरवॉल जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये जो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है सरकार, ये क्या है और इसके क्या नुकसान है और फ़ायदे हैं? देखिए, ये जो हम फायरवॉल कह रहे हैं इसको हम मैं क्विकली अगर बता सकूं, जिसको हम फायरवॉल कह रहे हैं इसको हम एसेंशियली डीप पैकेट इंस्पेक्शन के नाम से जानते हैं टेक्निकल ज़बान में थोड़ा सा। और इसका मकसद ये होता है कि जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर किया जाए स्पेसिफिकली कि वो किस किस्म की ट्रैफिक है अंदर बाहर आते हुए। अच्छा, अब इसको मल्टीपल तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसका इस्तेमाल एक नेटवर्क में आमतौर पर उसको सिक्योर बनाने के लिए भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि इसका कि उसको इस्तेमाल किया जाएगा सेंसरशिप के लिए। नाउ अब देखेंगे, बड़ा जरूरी है समझना थोड़ा कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ। 2016 में जब पहली दफा साइबर क्राइम्स लॉ आया और उसको ये कहा गया कि हम ये औरतों और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए लेके आ रहे हैं, तो हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश की गवर्नमेंट को और जो इस पे काम कर रहे थे उस वक्त कि देखिए आप अगर ये भी कर रहे हैं तो इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल होगा, बिकॉज़ उसको बनाया इस तरह से जा रहा है। लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी और हमने देखा कि 2016 में के बाद से इस्तेमाल कितना हुआ पैका जी। फिर इसी तरह ही उसके बाद बहुत सारे कवानीन ऐसे आए गए और ऐसे आए गए जो कि जिनका मकसद कुछ और था और वो दिखाने में कुछ और लग रहे थे। और हमने देखा कि उनके साथ भी क्या हुआ। अब यही मसला इस फायरवॉल के साथ है कि जब ये एक ऐसे टाइम पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है जबकि क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया पे करने की कोशिश की जा रही है, तो हमें खतरा ये है कि शायद इसका भी इस्तेमाल सेंसरशिप से होगा। मैं कतन ये नहीं कहता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन कर दूं। मैं कतन ये नहीं कहता कि इंटरनेट पे जो है वो डेंजरस चीजें नहीं मौजूद। इंटरनेट पे जो डिसइंफॉर्मेशन है उसको वर्ल्ड फोरम तक ने ये कहा है कि ये ह्यूमन सोसाइटी के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए नहीं, ह्यूमन सोसाइटी के लिए खतरा है। यानी कि उन्होंने इसको इक्वेट किया है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड के साथ। जितना खतरा न्यूक्लियर बॉम्ब से है उतना ही खतरा डिसइंफॉर्मेशन से है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है। लेकिन उसके साथ अगर हम को किसी भी तरीके से ओवरली रेगुलेट करना शुरू करेंगे तो उसका हमें नुकसान होगा पाकिस्तान को, उसका हमारी डिजिटल इकोनॉमी नुकसान होगा, उसका हमारी ओवरऑल लैंडस्केप को नुकसान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो बैलेंस क्रिएट किया जाए। आप वो जो खतरनाक चीजें हैं डिसइंफॉर्मेशन, उसको टैकल करें। अपॉर्चुनिटी है आपके मुल्क में, उसको आप बंद ना करें किसी भी सूरत। अच्छा असद, दुनिया के दीगर कौन से ऐसे ममालिक है जहां पर फायरवॉल जैसे मॉडल के जरिए काम किया जा रहा है सर्वेलेंस के लिए? देखें, सर्वेलेंस का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फायरवॉल जहाँ पे मौजूद है उनमें से एक मुल्क तो चाइना है। चाइना, बिल्कुल। देखिए, हम चाइना को अपने साथ या अपने चाइना के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। ये हमें बार जो है ना, ये गवर्नमेंट को और मेकर्स को बात समझानी पड़ती है कि आप अपने आप को चाइना से इक्वेट नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने अपने आप को राइज किया है फ्रॉम पॉवर्टी पिछले कुछ सालों में, फिर आपको वो भी करना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपका प्लान क्या। देखिए, हमारे और जो पॉलिटिकल रियलिटीज है ना कि उसमें बहुत फर्क है। पाकिस्तान हमेशा से ही वो रीजन रहा है जहां पे एक फर्क तरीके से जो है वो रिएक्शन अवाम का और जनरली एक पॉलिटिकिंग एक फर्क तरीके से होती रही है। हमारा रियलिटीज फर्क है।
तो हम सिर्फ ये कह के देखें फलां मुल्क ने लगाई हुई है या फलां मुल्क ये काम कर रहा है और वो तरक्की भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर तो बांग्लादेश की एग्जांपल भी हमारे सामने है। फिर तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बहुत सारी फ्रीडम्स हैं और हर तरह की फ्रीडम्स हैं, उनकी उनकी भी हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अगेन यही वो वजह है कि ये जो इक्वेशन है, फॉल्स इक्वेशन इसको मैं कहूँगा, ये जो फॉल्स इक्वेशन है, यही वजह है कि हमें लगता है कि शायद पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा असद, तो ये बेसिकली भी आपने इसका पहले भी जिक्र किया, जैसे आपने एडवाइस दी थी 2016 में गवर्नमेंट को कि ये जो है इसको पॉलिटिकल टूल के तौर पर ना इस्तेमाल किया जाए, एंड यही आज भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल टूल के तौर के ऊपर ही इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं अगर मिसाल लूँ ट्विटर की, इस वक्त गवर्नमेंट स्टेटमेंट देती है कि ट्विटर से जो है गैर अखलाकियत के जो है अंदर इजाफा हो रहा है पाकिस्तान के जो है यूथ में, और एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि चलें ट्विटर तो आपने बैन कर दिया, लेकिन जो वाकई तौर के ऊपर जो गैर अखलाकी वेबसाइट्स हैं वो सारी इजीली एक्सेसिबल हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये बहुत वाज़ेह है कि आप सिर्फ पॉलिटिकल टूल्स के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इनको यूटिलाइज कर रहे हैं। अब ये फायरवॉल को भी इसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे आई एम श्योर। असद देखें, हम अभी स्पेकुलेशन कर रहे हैं, मैं बहुत क्लियरली आपको बता देता हूँ, हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन स्पेकुलेशन की एक वजह ये भी है कि आपने खुद ही ये शुरू में अपने इंटरव्यू में बताया कि एक मिस्ट्री क्रिएट की जा रही है, एक जो है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट की जा रही है। देखिए सिंपल सा प्रिंसिपल है, यही बात जब मैंने अब मैंने बहुत दफा लिखा है ये ट्विटर के बंद होने पे, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सबको, कि जब आप इंफॉर्मेशन को कम करेंगे या इंफॉर्मेशन को बंद करेंगे, तो उसका जो वॉइड है या जो उसका गैप क्रिएट होगा वो डिसइंफॉर्मेशन फिल करेगी। इसी तरह यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये फायरवॉल क्या है, इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही कि फायरवॉल का पर्पस क्या है, तो उसका जो गैप है वो फिल कर रही है, जो कि हम कर रहे हैं फ्रैंकली। और स्पेकुलेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं? स्पेकुलेशन हम पास्ट अपनी जो हिस्ट्री पे कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें समझने की जरूरत है, सर बहुत क्विकली मैं कोशिश करूंगा इसको रैप अप करूं। नंबर 1, इंटरनेट जो है वो हमारे पास, मुझे लगता है कोई कुछ चंद चीजें हमारे अगर मुल्क में मौजूद हैं, हम कहते हैं कि रिसोर्सेज, कुछ चंद हमारे पास टूल्स ऐसे हैं, तो उनमें से इंटरनेट एक है जिससे हम पाकिस्तान को पॉवर्टी से निकाल सकते हैं, पाकिस्तान में पॉवर्टी एलिवेशन का काम कर सकते हैं। इंटरनेट वो एक टूल है उसमें, नंबर 1। नंबर 2, अब वो किस तरह काम करेगा? अब एक तो अप्रोच ये है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं कोशिश करूंगा इसको। एक तो अप्रोच ये है कि जो हम सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान में हम सॉफ्टवेयर बनाएं और उसको एक्सपोर्ट कर दें, तो उससे हम जरा मुबादला कमाएं। रियल ये जो अप्रोच है ये बहुत पुरानी है, ये 10-20 साल पुरानी अप्रोच है, और ये तब से हम काम कर रहे हैं। अच्छी बात है ये भी, आई एम नॉट सेइंग इसको बंद कर, लेकिन अब राइट, मेरे ख्याल से अप्रोच ये है कि आप डिजिटल, ऑलराइट जी प्लीज बोलें, प्लीज कंटिन्यू। जी, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं और डिजिटल सर्विसेज के थ्रू पैसे कमाएं। मसलन एक एग्जांपल उसकी ये है कि पहले आप टैक्सी हाथ दे के रोकते थे, अब आप मोबाइल से रोकते हैं। तो आप ये सोचिए कि वो जो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है टैक्सी रोकने का मोबाइल से, उसमें कितने लोगों ने पैसे कमाए। इसी तरह से आप पहले जो खाना है वो फोन करके मंगवाते थे, अब आप मोबाइल से मंगवाते हैं। आप सोचिए कि कितने लोगों को उसमें नौकरी मिली है। ये जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है, ये सिर्फ तभी होगा जब आपके मुल्क में इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। Just to add into this, असद भाई, हम ये भी कह सकते हैं ना कि पहले इंटरनेट को बंद कर दिया जाता था, तो बहुत जो है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी जो है इसके ऊपर जो है हमने स्टेटमेंट्स आती थी, और फिर जो है क्रिटिसिज्म आता था, फिर इंटरनेट स्लो कर दिया जाता था कि स्पीड ही कम कर दो, ये खुद ही फ्रस्ट्रेट हो गए, नेट ही छोड़ देंगे, और फिर अब फायरवॉल्स का इस्तेमाल कह सकते हैं। देखिए मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इंटरनेट को हमने सिर्फ एक तरीके से देखा है अभी तक पाकिस्तान में। इंटरनेट को हमने सिर्फ देखा है सोशल मीडिया के लेंस से, और यही बात मुझे बहुत चुभती है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को, अगर आप उनके सामने इंटरनेट का नाम लें तो उनके जहन में सिर्फ टिकटॉक आता है, उनके जहन में सिर्फ सोशल मीडिया और ट्विटर आता है, और ये बड़ी खतरनाक बात है हमारे लिए। ये बहुत डेंजरस बात है। इंटरनेट एक वो हमारे पास कुछ टूल्स में से एक टूल है जिसके थ्रू हम मुल्क में अपने गुर्बत कम कर सकते हैं, अपनी डिजिटल इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, दुनिया के साथ जाके खड़े हो सकते हैं। वो कुछ टूल्स में से एक टूल है हमारे पास, और उसको हम इतना ग्रोसली मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसको इतना बर्बाद कर रहे हैं, आम जबान में अगर मैं कहूं, कि हम ना सिर्फ ये कि उसका फायदा नहीं उठा रहे बल्कि उल्टा नुकसान कर रहे हैं अपने आप।
तो ये सब चीजें देखें सोचने की जरूरत पड़ेगी। अगेन मैं एक दफा ये कहता हूं कि मुझे इस बात का कतई इनकार नहीं है, मेरा सारा काम इस बात पे है कि जो हार्म्स क्रिएट होते हैं डिसइंफॉर्मेशन से और जो खतरनाक वाद होता है, ऑनलाइन हरासमेंट है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उसका तरीकाकार ये नहीं है जो अभी इस वक्त करने की कोशिश की अच्छा जा असद, रही है। अगर ये कर भी, मैंने बहुत अगर दफा ये ये हमारी बताने की कोशिश गवर्नमेंट, की है कि अगर आप जी सॉरी टू इंटरप्ट, अगर हमारी गवर्नमेंट कर भी लेती है इसको इम्प्लीमेंट, अगर फायरवॉल हो जाती है, सो व्हाट डू यू थिंक एक आम आदमी की प्राइवेसी के लिए ये कितना बड़ा थ्रेट है? देखें, क्योंकि अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ स्पेकुलेशन की हद तक है, तो हम इस पे बहुत ज्यादा अभी मैं कुछ आपको एनालिसिस नहीं दे सकता। डीप पैकेट इंस्पेक्शन अगर हम अज्यूम करें कि होती है, तो उससे 2-3 चीजें होंगी। देखें, नंबर 1, सबसे पहले तो ये कि जो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है, वो शायद तेज हो जाएगी, बिकॉज एविडेंस जल्दी क्रिएट होगा, ज्यादा क्रिएट होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? अब यहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है। वो कौन से ऐसे कवानीन है जिनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, वो मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले तो वो डेफेमेशन का कानून है, और ये मैं अभी नए वाले कानून की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान के पीनल की डेफेमेशन है या 2002 से पैका के चले आ नीचे रहे जो हैं। डेफिनेशन है सेक्शन 20 में, ठीक। अच्छा, अब क्रिमिनल डेफेमेशन के साथ मसला क्या है? देखिए, ये समझने की कोशिश करें। क्रिमिनल डेफेमेशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपने किसी को भी क्रिमिनली चार्ज कर देना है डेफेमेशन या स्पीच के थ्रू। उसका मतलब ये है कि बिल्कुल वैसे ही एफआईआर होगी, बिल्कुल वैसे ही जेल होगी, जिस तरह आप कोई जुर्म करने पे करते हैं। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ स्पीच। और ये कभी भी आप ये समझ लें, अपने बिठा लें कि प्रोडक्टिव नहीं होती। कभी भी इससे आप ये कहें कि वो रुक जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। देखिए, यूके में अगर यही काम आप करें, तो वो एक बहुत डिफरेंट कानून से आपको प्रोसिक्यूट करते हैं, आपको एक डिफरेंट कानून के नीचे लेके जाते हैं, उसको हम सिविल डेफेमेशन कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल से कनेक्शन हमारा भी वीक है असद भाई के साथ। कोशिश करता है कि वो बात भी नहीं हुई। और दूसरी बात ये है, जी आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज मैं इस वक्त कहीं पे मौजूद हूँ जहाँ पे इंटरनेट जरा स्लो है, बट मैं सिंपल अगर इसको बता दूं कि वो जो डेफेमेशन है, जो ये क्रिमिनल डेफेमेशन है, वो क्रिमिनल डेफेमेशन बड़ी खतरनाक है। उसको सिविल डेफेमेशन पे के एंगल पे सोचना चाहिए, और यही वही बात है जो हम बहुत दफा कर चुके हैं। बट अगेन, हम वही बातें करते रहेंगे, आप भी और हम भी, और मुझे लगता है कि शायद वो समझ नहीं आएगी अभी तक पॉलिसी मेकर्स को। अच्छा, फिर वैसे ही होगा, यही कवानीन इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। आखिरी बात, यही कवानीन इनके अपने खिलाफ इस्तेमाल होंगे, जिस तरह 2016 के बाद हुए थे। और फिर ये कहेंगे कि ये तो बड़ा गलत, ये तो बड़ा गलत हुआ है। अच्छा असद भाई, जनरली जस्ट स्पीकिंग, पाकिस्तान को इस वक्त कौन सी पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू यूजेज ऑफ इंटरनेट, कीपिंग इन माइंड मिस इन्फॉर्मेशन, डेफेमेशन, क्योंकि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इंटरनेट के ऊपर, बहुत सारा मवाद है। इनको काउंटर करने के लिए क्या पॉलिसीज़ करनी चाहिए? नॉट पॉलिटिकल काउंटरिंग, नॉट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, क्या पॉलिसी, सेट ऑफ पॉलिसीज़ होनी चाहिए इस वक्त पाकिस्तान? इंटेंशंस प्योर होनी देखिए, चाहिए ये ना बड़ा उनके साथ। अच्छा सवाल है, और मैं आई रियली विश कि इस सवाल के लिए मैं आपके स्टूडियो में मौजूद होता, ताकि मैं आपको जरा डिटेल में इसका जवाब देता, लेकिन मैं समरी आपको बता दूं। देखें, अब इसमें मसला ये है कि हमारे जो यूथ है, उन्होंने इंटरनेट को देखा ही फ्रॉम द सोशल मीडिया लेंस के थ्रू देखा है अभी तक। उन्होंने कि इंटरनेट है, उन्होंने इंटरनेट इस्तेमाल करने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप यंग लोगों को ये बताएं। वो बहुत सारे उसके तरीकाकार हैं, आप हैकाथॉन्स करवा सकते हैं, आप कम्युनिटी नेटवर्क्स बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यंग लोगों को ये बताएं कि जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं, वो किस तरह इंप्रूव होती हैं, वो किस तरह यूज होती हैं इंटरनेट के थ्रू। और इसमें मैं कहूंगा सर, मीडिया का भी कसूर है। देखें, यूथ प्रोग्रामिंग कहाँ है हमारे मीडिया में? मैंने 10 साल 12 साल आपके ब्रॉडकास्ट मीडिया में काम किया है। मेरी नजर में जो यूथ प्रोग्रामिंग कभी होती थी, वो खत्म हो गई जी। तो इस वक्त यंग लोगों को ये बताने वाला कोई नहीं है कि आपने इंटरनेट का इस्तेमाल टिकटॉक के अलावा किस तरह करना है। अब आप ये बताएं कि अगर उनको ये नहीं पता, तो फिर वो क्या करेंगे? क्या आप उनको कसूरवार ठहरा सकते हैं? अगर उनको ये नहीं पता कि इंटरनेट को वो इस्तेमाल करके किस तरह ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं या बाकी काम कर सकते हैं जिनसे वो एक्चुअली पैसे कमा सकते हैं, तो किसका कसूर है? ये उनका कसूर तो नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। That is very true. That is very true. And that और is a इसके ऊपर very तो हमने देखा है ना कि valid सरकार इस ट्रेमेंडसली फेल्ड, इस पे कोई पॉलिसी नहीं हो रही हैं। अब जस्ट इसी चीज़ को अगर मैं कंटिन्यू करूं, अगर आप कुछ जो है वेबसाइट्स जो हैं या कुछ टूल्स जो हैं, इस वक्त यूथ भी सुन रही होगी, आई एम श्योर वो बता सकती हैं कि वो सेल्फ लर्निंग कहाँ से कर सकते हैं। अब देखें, फिर वही हम उस बात पे स्टार्ट करेंगे और फिर हम क्रिटिसिज्म की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं आपको आपके सवाल का जवाब बहुत ऑनेस्टली देता हूं। जो सबसे बड़ा टूल
मेरी नज़र में है वो यूट्यूब है, ठीक है जी। आपको दुनिया की, आप यकीन करें, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग जिसको इंडी फिल्म मेकिंग है, मैंने और मेरी वाइफ ने 2 साल लगा के हमने यूट्यूब से सीखी और उसके बाद हमने बहुत काम किया है उस YouTube इज द बिगेस्ट टूल जिससे आप लर्न कर सकते हैं। अब फिर वही बात आपने सुना होगा कि YouTube को बंद करने की बात हो रही थी और हमने किया भी माशाल्लाह 3 साल के लिए पहले। तो यही वो एंगल है जिसको मैं बार-बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनेट को एज अ टूल हमने इस्तेमाल करने के लिए अपने यूथ को एजुकेट करना है। वो हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जितनी मेहनत हम ये कवानीन और ये फायरवॉल और ये बाकी चीजें लाने पे कर रहे हैं, अगर उससे आधी मेहनत भी हम अपने यूथ को एजुकेट करने पे करें, उनको एंगेज करने पे करें, उनको बताने में करें कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं इंटरनेट से और कैसे आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ टूल, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बहुत बेहतर होगा। बहुत बेहतर होगा। असद, आप हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे इस फायरवॉल के हवाले से इन डिटेल बड़े अच्छी गपशप के साथ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो असद का आखिरी कमेंट था इस सब के सोल्यूशन की तरफ कि एजुकेट करने की ज़रूरत है हमारी आवाम को। जो आपने भी बात की थी कि सोशल मीडिया के लेंस के थ्रू ही हमने इंटरनेट को देखा है कि यार इस पे अब बस हम प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, इस पे हम टिकटॉक्स बना के वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं, दैट्स ऑल। दैट्स नॉट अबाउट इंटरनेट। पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान को इस वक्त तालीम और तालीम चाहिए और इंटरनेट की यूजेज के हवाले से चाहिए, डिजिटल एजुकेशन चाहिए, डिजिटल राइट्स के बारे में बताएं, डिजिटल यूजेज के बारे में बताएं। आई रिमेंबर जब मेट्रो बस का इनाग्रेशन हुआ था, ये प्लान बना रहे थे उस वक्त मेरी 2-3 जो है इसके ऊपर रिजर्वेशंस थी। एक कि पाकिस्तान का अपना जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आई नो इट्स ऑफ टॉपिक लेकिन इसको मैं लिंक कर रहा हूँ कि जब मेट्रो बस इंट्रोड्यूस करवाई गई तो पाकिस्तान की अपना जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसके ऊपर क्यों नहीं उसको फिक्स किया गया, एक। और दूसरा, जब आप ले ही आए हैं एक लग्जरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आपने उसकी यूजेज नहीं बताई, आपने तालीम नहीं दी आवाम को कि इसको यूज कैसे करना है। दिस इज व्हाई चोरियां शुरू हो गई वहाँ पे, मसाइल शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही कि हम लोग अपनी कोई भी सहूलत है उसको सही तरीके से यूज़ करना नहीं आता हमारा। तो यहाँ पे यूजेज जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, उसको यूज़ किस तरह करना चाहिए, ये सीखने की ज़रूरत है। और उसमें अगेन हमारी गवर्नमेंट का किरदार ही होगा। अवेयरनेस कैंपेन्स रन की जा सकती हैं, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ मेथड्स को अडॉप्ट किया जा सकता है। सबके लिए एक ब्रेक शामिल करते हैं जल्दी से। वेलकम बैक एवरीबडी। अभी हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के हवाले से, जो कि बारिश जीत गई। बारिश जीत गई अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। मतलब जो हालात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ख़वातीनो हज़रात, उससे मैं बारिश का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बादलों का, बारिश का, पानी का, कि वो आए और उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत बचा ली पहले क्रिकेट जो है मैच में। बिल्कुल ऐसा ही है या नहीं भी हो सकता है, ये हम जानते हैं एक्सपर्ट्स से। शोएब जट और शाकिर अब्बासी ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। शाकिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शोएब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शुक्र अदा करना चाहिए बारिश के लिए या नहीं? यार आप लोग बहुत नेगेटिव हैं। वालेकुम सलाम पहले तो, और बहुत ही ज्यादा आप लोग नेगेटिव। देखिए मैंने नेगेटिविटी नहीं फैलानी थी, इसलिए मैं आपके पास आई कि आप बताएंगे शुक्र अदा करना चाहिए या नहीं। निब्रा मुनीब, मैं आप दोनों को और शाकिर मेरे सीनियर भी हैं, मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि यार कौन लोग हैं आप। यार बारिश ने इंग्लैंड को बचा लिया, आपने ये कहना है। आपने ये नहीं कहना कि बारिश की वजह से मैच चला गया, आपने कहना है कि बारिश ना होती तो इंग्लैंड को हम छठी का दूध याद दिला देते, बल्कि वो कहते हैं ना नानी का दूध याद दिलाओ। हम जो है उनको बता देते कि शाहीन कितनी तैयारी से आए हैं। और एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने की थी, उन्होंने उसमें कहा था कि हमें डर वर कोई नहीं है भाई, हम तो बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ खेलेंगे। तो बस ये बारिश ने अरमान ठंडे कर दिए। बहरहाल बॉयज का मूड ऑफ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचेस में बारिश ना हो, ताकि पाकिस्तान के पास ये एक्सक्यूज ना रहे कि उसके पास, क्योंकि अमेरिका जाएंगे तो वार्म अप मैचेस नहीं है, तो ये 3 मैच आपके पास तैयारी के भी हैं और वार्म अप भी यही है। हाँ, वो ये एक्सक्यूज दे सकते हैं, हम तो बहुत मारना चाहते थे, हम तो फुल तैयारी में थे, लेकिन बारिश ने बचा लिया उन लोगों को। बस ये इसके अलावा कोई बात ही नहीं कर रही। ठीक है। वैसे बचपन से हम लोग ये भी सुनते आए शोएब भाई, बारिश एक नेमत होती है। बस अब तो इस पे आप जो है ना, अगर आपको यकीन नहीं, पाकिस्तान टीम में पूछ रहे हैं, वो कहेंगे सबसे बड़ी नेमत ही बारिश होती है। चले शाकिर से भी पूछते हैं कि ये नेमत है या ज़हमत है। मेरा ख्याल है जिस तरह से क्राउड इतना ज़्यादा आवाम है, क्योंकि इंग्लैंड में कवर करके आया हूँ क्रिकेट, इंग्लैंड में रहने वाला पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से बहुत क्रेजी है। और जो दोस्त हमारे कवर करने गए उन्होंने बताया कि बड़ी तादाद में क्राउड आया, तो मैच होने चाहिए थे। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि
शायद वाइड टीम है जिसने अभी तक टीम भी अनाउंस नहीं की वर्ल्ड कप के लिए, और अभी तक वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी सीरीज़ है, हमें भी ट्रायल एंड टेस्टेड मोड में चल रहे हैं, तो मैच होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस मैच की बुनियाद पर आज टीम ने अनाउंस होना था और थोड़ा सा वो क्लियर हो जाती पिक्चर के किन को खिला रहे हैं और किन को निकालना है। मैच ना होने से बहरहाल पाकिस्तान का नुकसान हुआ, लेकिन जो शोएब बात कर रहा है ये कंफर्म हो गया कि हम 4-0 नहीं हारेंगे कम से कम उससे बारिश की वजह से, क्योंकि हमारा भी अभी भी जो है कैप्टन की भी अब रिजल्ट जो है वो पर होगा या दो ये बड़ी खूबसूरत बात अभी शाकिर भाई ने कहा ना कि पाकिस्तान की बदकिस्मती अभी तक टीम अनाउंस नहीं हुई, तो मेरे ना वैसे ज़हन में आया, इसीलिए वो कहते हैं कि जो है ना दोस्त कम ही रखने चाहिए, ज्यादा हो तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस किस को जो है खिलाऊं, है शोएब भाई? बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो शाकिर भाई कौन कौन से फिर आपको लगता है कि दोस्त जो है वो खेलेंगे मैचेस? नहीं, एक दोस्त को इंडक्ट किया गया था जो है उसको नहीं मानता कि वो बाबर का दोस्त था, उसे कल तो रिलीज कर दिया गया है। कट्टी होगी उनकी। नहीं, वैसे लग भी ऐसे रहा था कि पर आउट ऑफ द बॉक्स शोएब भाई, आउट ऑफ द बॉक्स वो आया था इसी तरह पिछले वर्ल्ड कप में। अब जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी ऑल ऑफ सडन हसन अली वाज नोवेयर और वो टीम में इंडक्ट हो गया। आज भी इसमें बड़ी जबरदस्त मैंने एक मीम देखी थी कि हसन अली को जो है टीम में क्यों शामिल किया गया, तो उसमें बड़ी जबरदस्त फनकार पाकिस्तान की आवाम ने मीम बनाई कि वो इंग्लैंड में ही मौजूद थे, तो जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच रहा था, तो हमने कहा कि वहीं से इसको शामिल किया। ये मीम नहीं है मुनीब, ये हकीकत है। ये आपकी सिलेक्शन कमेटी ने टीम का अनाउंसमेंट जब हो रहा था आयरलैंड के लिए, तब उन्होंने बाकायदा तौर पे बैठ के ये लफ्ज खुद कहे थे, ये कोई मीम नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसको जस्टिफाई करने के लिए, आवाम को जस्टिफाई करने के लिए कि हमने पैसे बचा लिए पीसीबी के, मतलब पीसीबी अब पैसे बचाने पे आ गया। मैं समझता हूँ कि ये भी शोएब भाई एग्री करेंगे कि किसी जूनियर को ले जाते साथ, उसको आयरलैंड और इंग्लैंड का एक्सपीरियर हो जाता, ये तो, समझ नहीं आएगी ये क्या किया गया। मैं तो इसको मीम समझ रहा था, मैं तो समझ रहा था ये कोई मजाक किया किसी पाकिस्तानी बच्चे ने इंटरनेट के ऊपर। ये आप बता रहे हैं कि रियलिटी है। बाबर आजम जस्टिफिकेशन उसकी सिलेक्शन की यही दी थी कि वो मौजूद है, चलें जरूरत पड़ी तो उसे रख लेंगे, और फिर एक मैच खिलाया। देखें, शाकिर ने भी जूनियर का जिक्र किया और मैं शाकिर का जूनियर ही हूँ, शाकिर से हम बहुत कुछ सीखते हैं हमेशा। और बात ये है कि ये मजाक ही तो चल रहा है इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट में। पाकिस्तान क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट से पीछे क्यों है? क्योंकि हमने इसको मजाक समझ रखा है। मैं आपको बता दूं कि हसन अली, मैंने पहले भी आपके शो में गालिबन ये बात की थी, वो दोस्ती यारी गैंग का हिस्सा नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि उनकी इंडक्शन पे सवालिया निशान थे, लेकिन जब आपकी टीम में कोटे सेट हो जाए हैं कि ये दोस्ती यारी गैंग का कोटा है और ये जो बाकी 2-4 ऑफिशियल्स हैं उनका कोटा है, तो फिर यही होता है कि मेरिट तो कहीं पे प्रवेल कर ही नहीं रहा। आप जो टीम गई है वहां देखें, 2 खिलाड़ी तो आपके फिट ही नहीं है जो आप लेकर गए हुए हैं साथ। और ये मामला यही है कि आपको पहली मर्तबा नहीं हुआ। जब पिछली मर्तबा पाकिस्तान टीम नेदरलैंड गई थी, तब भी उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी फिट नहीं थे, लेकिन टीम के साथ ट्रैवल किया था। अब आपका हारिस रऊफ फिट नहीं है, टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, और वो देखिएगा अव्वल तो वर्ल्ड कप अगर वो खेलता है तो वो हाफ फिट खेलेगा। और हमारे एक वर्ल्ड कप की हमेशा हिस्ट्री रही है कि कोई खिलाड़ी अचानक सरप्राइज आता है, तो उस सरप्राइज के लिए तैयार रहिएगा। कोई बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज नहीं होगी, वीजा लगा हुआ है पहले ही। तो हसन अली को वर्ल्ड कप में भी नहीं खिलाएंगे शाकिर? नहीं, हसन अली तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया ना, कि किसी भी उनका चैप्टर क्लोज हो गया। ये जो बात कर रहे थे नेदरलैंड की, मैं टीम के साथ है नेदरलैंड में, हम तीसरे मैच के बाद हमें कहा गया हमें अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, हम ग्राउंड में चले गए और ऑल ऑफ सडन अनाउंस हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट फिट, और आगे वर्ल्ड कप सर पे था ऑस्ट्रेलिया वाला, और फिर वो उसको वो गैर ज़रूरी टूर कराना, उसकी इंजरी के बावजूद उसको खिलाना, वो हमने जाके ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप फाइनल में भी कास्ट किया जब इंग्लैंड ने हमें बुरी तरह हराया। तो ये जो कि लोड मैनेजमेंट और प्लेयर को उस तरह से उसकी पोटेंशियल और उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप नहीं उसे खिलाएंगे, और शोएब एग्री करेंगे कि गैरी क्रिस्टन के आने से कम ये चीज़ शायद हमारे इससे क्रिकेट बोर्ड में या टीम में आ जाएगी, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म उनमें बहुत ज़्यादा है। और उनका गैरी क्रिस्टन की ये जो एक उनका खासा है 20-25 साल का जो एक्सपीरियंस, उसमें वो स्टारडम को नहीं मानते। उन्होंने इंडियन प्लेयर्स को बिल्कुल सीधा कर दिया था। 2011 का जो वर्ल्ड कप इंडिया जीता, गैरी क्रिस्टन, मुझे हरभजन सिंह का वो इंटरव्यू याद आ रहा है कि उसने हमसे फ़ोन बंद करवा दिए, नो सोशल मीडिया, नो टीवी, नो अखबार, आपने सिर्फ क्रिकेट खेलनी है, आपने किसी क्रिटिसिज्म को, शोएब जेट जैसे क्रिटिसाइज करने वालों को बिल्कुल ना सुनना है ना देखना है, आपने बिल्कुल फोकस करना है अपने क्रिकेट पर। अगर ये काम गैरी क्रिस्टन कर गया आगे, ये जो पावर इस वक्त मौजूद है टीम में, उसको तोड़ गया, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को सीधा कर जाएगा वो हम गैरी क्रिस्टन को सीधा कर देगी ये टीम। मुनीब मैं शाकिर की रिस्पेक्ट अपनी जगह, मेरे सीनियर हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ राय रखता हूँ। गैरी क्रिस्टन को अगर आप जाके देखेंगे, उनका तमाम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो वो हॉर्न्स लॉक ही नहीं करते, अपने सींग फंसाते नहीं है बड़े खिलाड़ियों से, ठीक है ना।
वो खुद काम कम करते हैं, वो दूसरों से काम ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से वो सरवाइव कर जाते हैं। इन्होंने जो इंडिया की एग्जांपल दी, उस एग्जांपल में भी अगर आप जाके देखेंगे तो उन्होंने किसी से भी हॉर्न्स लॉक नहीं किए थे। वो हर एक को जो है ना वो उसी तरीके से ऑटो पे लेके चलते हैं। और अब तो प्रॉब्लम यही है कि अब आपके पास जो कोचेस आ रहे हैं, पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी नहीं होती। अभी भी आईपीएल में उनकी टीम बाहर हो गई तो वो पाकिस्तान को अवेलेबल हुए, अगर वो बाहर ना होती तो पाकिस्तान को वो अवेलेबल ही ना होते, वो पाकिस्तान को तीसरे चौथे मैच में जाके मिलते। तो ये जब आपका जो कोच होगा जिसको भी आप रखेंगे, इससे पहले आपने मिकी आर्थर रखा हुआ था, उसकी प्रायोरिटी इंग्लिश काउंटी थी, इनकी प्रायोरिटी आईपीएल थी। तो जब आपकी टीम के लिए सेकंड जॉब है या पार्ट टाइम जॉब के तौर पे है तो वो किसी तौर पे भी हॉर्न ब्लॉक नहीं करेंगे, किसी तौर पे भी स्टारडम या पावर प्लेयर के खिलाफ वो नहीं जाएंगे, वो सबके साथ चलने की कोशिश करेंगे। और एक हमारी क्रिकेट का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम जब गैर मुल्की कोच रखते हैं तो हम उसको अपना माई बाप बना लेते हैं। हम उसको कहते हैं कि टीम का मसाजर से लेके और टीम का कोच तक सब आपने रखना है। जो इसमें मैं आपसे अपने बंदे लाता है तो बंदे पनपने नहीं देते। मेरा यहाँ पे एक सवाल है, आप दोनों से सवाल है कि हम गैर मुल्की कोचेस को जो है इतनी जो है वो फोकस देते ही क्यों हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर स्टार लेजेंड्स नहीं है जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट्स को, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, जो ग्रुपिंग है, सब चीज़ों को गुजरे हुए हैं, वो इसको बेहतर टैकल कर सकते हैं? शोएब, पहले आपसे फिर आपसे। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारे कोचेस का एक बड़ा मामला ये है कि हमारे कोचेस अपने स्टारडम से ही निकलते। आपको जो हमारे रिसेंट पास में आपने जो अपने हेड कोचेस रखे जो पाकिस्तानी थे, आप उनके साथ जाके खिलाड़ियों से बात कर लें या उनका रवैया देख लें, वो खिलाड़ियों को ट्रीट ऐसे ही करते हैं जैसे आज भी वो टीम के कप्तान है और वो खिलाड़ी उनका जूनियर खिलाड़ी है। ये तवाज़ुन दोनों तरफ से खराब होता है। जब हम गैर मुल्की कोच लाते हैं तो उसको इतनी पावर्स दे देते हैं, जब हम मुल्की कोच लाते हैं तो मुल्की कोच को अपनी पसंद नापसंद बेइंतहा करने देते हैं। ये बैलेंस तब आएगा जब आप एक मेरिट पे सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे और टीम मैनेजमेंट का भी रोल डिफाइन होगा, इसी तरीके से कप्तान का भी एक रोल डिफाइन होगा। कप्तान का इनपुट होना लाजमी है। इनपुट और मनमानी में फर्क होता है। जब इनपुट के बजाय मनमानियां होने लग जाए, चाहे टीम मैनेजमेंट की जानिब से हो, चाहे कप्तान की जानिब से हो, चाहे सिलेक्शन कमेटी की जानिब से हो, फिर बेड़ा गर्क होता है। हमें यहाँ पे ये करना है कि चीजों को बैलेंस करना है और उसके लिए आपको पता है कि थोड़े से सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। मेरिट को प्रवेल करेंगे, मेरिट को भी रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको कोई कामयाबी मिलेगी, वरना फिर हम इसी तरीके से एक दूसरे से सवाल जवाब करते रहेंगे। अब मेरा इसमें इनपुट यह है कि पाकिस्तान में सीखने का अमल जो है वो बिल्कुल, जो खेल गया, जो स्टार बन गया, उसने कभी ख्वाहिश ही नहीं की कि मैं कोर्सेज भी कर लूँ, मैं कोचिंग सीख लूँ। एक कोचिंग इज़ नॉट जस्ट अ प्लेइंग, कोचिंग इज़ अ ह्यूमन मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए कि आपको किस प्लेयर को कैसे खिलाना है, उसकी पोटेंशियल क्या है, क्या उसमें कमियां, उसको बेहतर करना है। प्लेयर होना एक डिफरेंट बॉल गेम है और कोच होना अलग। और गैरी क्रिस्टन को देख लें, बाकी भी जो दुनिया के बड़े कोचेज हैं उन्होंने क्रिकेट के बाद उसको एज अ प्रोफेशन लिया है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान में एक दूसरा मसला भी है जो हॉकी के साथ रहा है, जितने भी ओलंपियन रहे उन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी पॉकेट्स बना ली हैं, अपनी पसंद नापसंद प्लेयर्स में हॉकी तबाह। यही काम पाकिस्तान क्रिकेट में आया, वही पसंद नापसंद चल रही है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को भी तबाह किया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजबूरन जाकर फिर इंटरनेशनल कोचेस की तरफ जाता है। पाकिस्तान में अजहर महमूद अब फैंटास्टिक कोच, उन्होंने बाहर जाकर ट्रेनिंग की, इंग्लिश क्रिकेट को भी सर्व किया, इसलिए उनका पोटेंशियल अच्छा, तो वो बड़ी अच्छी इंडक्शन है। यासिर अरफात एक ऐसा कोच है जिसने एज अ प्लेयर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और फिर उस लेवल 4 कोच इंग्लैंड में वो उसको नहीं ले रहे, क्योंकि इधर जो स्टारडम है पाकिस्तान में, बड़े बड़े माजी के प्लेयर जिनको कोचिंग तो नहीं आती लेकिन उनका नाम बड़ा है। 10 सेकंड सिर्फ इसमें ऐड करने दे अगर आपकी इजाजत से। जी जी जी। शाकिर ने बहुत अच्छा नाम लिया। यासिर अरफात हमारे पास थोरो जेंटलमैन और एक प्रोफेशनल कोच है जो हमारे साथ होना चाहिए। अजहर महमूद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट अजहर महमूद कमजोर साबित हो गए। लाहौर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी हम बाबर आजम को भी आराम करा सकते हैं। उसके बाद से बाबर आजम गालिबन 7 मैच नहीं, वो मेरा ही सवाल था पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरा ही सवाल था और उन्होंने कहा करा सकते हैं। बड़ी खबर बनी सुबह, लेकिन ना करा सके। वो बात वही है कि जो पाकिस्तानी प्लेयर होगा, कोच होगा, वो अपनी वो स्टारडम जो प्लेयर पावर इस वक्त टीम में उसके अंदर होगा, उससे घबराएगा। लेकिन जब गैरी क्रिस्टन आता है, आपने कहा ना गैरी क्रिस्टन नौकरी बचाएगा, मैं समझता हूँ कि उसने 2011 के वर्ल्ड कप में MS धोनी, जहीर, ये हरभजन सिंह था, उसमें बड़े बड़े स्टार थे, उनसे उन्होंने अगर मोबाइल छीन लिए तो इसका मतलब अथॉरिटी जानता है। और बाबर आजम का आकर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि मैं 1 डाउन खेलूंगा, ये फैसला गैरी क्रिस्टन का था। और जब फेज करे तो गलत हो जाता है, लेकिन गैरी क्रिस्टन ने आकर जब उससे इम्पोज किया, मानना पड़ा बाबर आजम को, और वो खुद उसका होगा। BCCI और PCB का भी बहुत बड़ा फर्क है। BCCI उनका बहुत स्ट्रांग बोर्ड है और हमारा PCB बहुत वीक बोर्ड है।
मुनीब प्रॉब्लम यही है कि बीसीसीआई जो है वो अपने डोमेन से बाहर ना आता है ना आने देता है। यहाँ हमारे यहाँ क्या है कि जब हमारे यहाँ अपना अपना डोमेन जो है वो उससे हम या तो कमजोर हो जाते हैं या बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अभी जो शाकिर बात कर रहे हैं, मैं शाकिर को जो है दुरुस्त नहीं कर रहा, बट मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। गैरी कर्स्टन ने 2011 के बाद एक ब्रेक लिया, वो ब्रेक उन्होंने अपनी फैमिली की वजह से लिया था। इस टाइम गैरी कर्स्टन आईपीएल में मसरूफ हैं, अपनी एकेडमी चलाने में मसरूफ हैं, उसके बाद वो यहाँ पे मसरूफ हैं। अल्लाह करे कि वो आपके लिए फ्रूटफुल डिसीजन साबित हो। बट मैं आपको फिर कहूंगा कि जब पाकिस्तान आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी तो आप नताइज नहीं ले सकते, और कोई भी ऐसी जादू की छड़ी नहीं हो सकती कि 3-3.5 साल पे जो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट आपने की हो, कोई कोच आए और वो 3-3.5 मैचेस में आपको मिरेकल करके दे दे। ये पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान की रिसेंट पास की परफॉर्मेंसेस देख के, अब देखे ना आप और मैं भी मजाक में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी मजाक में बात चल रहा है, मजाक ही चल रहा है, अंदाजा है कि मजाक ही चल रहा है पीसीबी का। शोएब, ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत मजाक उड़ाया जाता है। शाकिर, अगर हम बीसीसीआई की बात करें तो उन्होंने अपने टीम के प्लेयर्स के डिसिप्लिन पे बहुत काम किया। हम क्यों नहीं करते फिर, ताकि हमें भी जैसे बात करें कि हमारी मीम्स ना बने? बात वही है कि हमारे अपन प्लेयर को इतना बड़ा बना देते हैं तो वो गेम से बड़ा अपने आप को फील करना पड़ता है, स्टारडम वो आ जाता है। उसको मैनेज करने का ये तरीका है कि तगड़ा कोच, आप लोकल जो हमने ट्राई कर ली कोचेस की, उसके तो हाथ वो नहीं आ रहे। तो ये गैरी कर्स्टन का फैसला इसीलिए किया गया। इससे पहले भी हमने कोशिश की मिकी आर्थर को लेके आए, लेकिन वो रिजल्ट उस तरह नहीं था। शोएब का ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि कोच वही लें जो हमें फुल टाइम टीम में सर्व करे। वो पाकिस्तान आए, टीम के साथ रहे, थोड़ा सा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को भी देखे, वहां से भी कुछ सीखे, ये अंडरस्टैंड करे। लेकिन ये एक अलमिया अच्छा है। सवाल पूछा है निम्रा ने। शोएब भाई, ये आप बताएं, बीसीसीआई ने बहुत डिसिप्लिन करके रखा है। हम स्टारडम की बात कर रहे हैं, स्टार तेंदुलकर से बड़ा कौन था स्टार, ठीक है जी, लेकिन उन्होंने उन स्टार विराट कोहली को टीम से बाहर निकाल दिया जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा था। बोर्ड ने निकाला ना, तो बोर्ड की स्ट्रेंथ थी, बोर्ड ने डिसिप्लिन मेंटेन रखा हुआ था। मामला यही है, देखिए पाकिस्तान में और इंडिया में एक बड़ा फर्क ना प्रोफेशनलिज्म का है। वहां आप देखें कि इंडिया की टीम जब भी इवन वो वेस्ट इंडीज से भी टकराती हैं तो वो अपने स्टार प्लेयर्स को नहीं लेके जाते। उनका कप्तान 1-2 मरतबा रोहित शर्मा गया है तो वो खेला नहीं है, वो बाहर बैठा। उसने देखा कि ओपोनेंट जो है वो कमजोर है तो उसने कहा कि जी हमारे बच्चे खेलेंगे, और उनके बच्चे बाद में बड़े हो गए। हमारे यहाँ बड़े जो हैं वो बच्चों के साथ जाके टकराते रहे, वहां पे वो सुपरमैन बनते रहे, और जब बड़ों से अपनी टक्कर का मुकाबला हुआ तो वहां पे हम बिल्ली बिल्ली बन के आ गए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अगर आपने क्रिकेट को कंट्रोल करना है, क्रिकेट को डिसिप्लिन करना है, तो इनके ये जो हवारी है ना हमारे क्रिकेटरों के, जो इनकी सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाते हैं, पेड कैंपेन्स के जरिए उनका इमेज इतना बड़ा कर देते हैं कि वो क्रिकेट से बड़े हो जाते हैं। और जब वो क्रिकेट से बड़े हो जाते हैं तो क्रिकेट फिर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। क्रिकेट बोर्ड को ये करना चाहिए कि इनके सोशल मीडिया जो कैंपेनर्स हैं, जो सारे मामला है, इनको कंट्रोल करें। तारीफ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बेजा तारीफ करना और किसी तनकीद करने वाले के खिलाफ जो है वो मुगलिजात बकवाना, ये सारे मामला ये बहुत ज्यादा शोएब तनकीद 10 सेकंड मुझे दे दे। अब आपको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो हमारे 2-3 सुपरस्टार ये लास्ट 2-3 साल में बने, इनकी परफॉर्मेंसेस इतनी बड़ी नहीं थी जितने बड़े ये सुपरस्टार बन गए। वजह क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पे इनके हवालियों ने, इनके एडवाइजरों ने बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट करके इनको बहुत बड़ा खिलाड़ी बना दिया। अदरवाइज परफॉर्मेंसेस सामने है कि खुद नंबर 1 रहे रैंकिंग में, टीम जो है वो 4थे से 7वें नंबर पे पहुंची हुई है। शोएब भाई, कुछ हो ना हो, किंग बॉब्जी कर लेगा। बिल्कुल जी, कर लेगा शोएब भाई, इसको सपोर्ट करना है। वो पाकिस्तान टीम का कैप्टन है, हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, हमने तनकीद कर ली। अब मेरा ख्याल है उस मोड में हम आ गए हैं कि अब हमें चले सपोर्ट करना है ताकि टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए। फिर भी एक सवाल रहता है, अभी जैसे हारिस की बात हो रही है कि हाफ फिट वो खेलने जा रहे हैं सीरीज में, एक्सपेक्टेड यही है कि वो वर्ल्ड कप में भी जाते हैं, तो ये बाकी बॉलर से फिर हम ज्यादा तवक्कुआत रखें? देखें, और इसके लिए ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में वो आएगा और एकदम अगर वो हाफ फिट जा रहा है तो रन कम खाएगा। हाफ फिट, जो नया पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड का पुराना मेडिकल पैनल था उसको चेंज किया गया और नए पैनल ने इसको फिट करार दिया, तो उम्मीद करते हैं कि ये कोई बेहतर फैसला होगा। और हारिस क्योंकि उसके पास T20 का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, पाकिस्तान के लिए उसने सर्व किया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाए। ऐसे तो बाबर आजम भी किंग है ना? नहीं, बाबर आजम किंग है, नो डाउट बाबर आजम किंग है, लेकिन बाबर आजम को किंग होते हुए अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टॉप 3 में बाबर और रिजवान में से किसी एक प्लेयर की जगह बनती है, 2 की नहीं बनती। फैसला अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी भी करना है। अभी 3 मैचेस में अगर आप पहले 3 नंबर में बाबर भी होगा, रिजवान भी होगा, तो हम 160-170 से ऊपर नहीं जाएंगे, जो कभी भी पाकिस्तान, क्योंकि आप सिर्फ आयरलैंड का देखें, 3 मैचों में हमने 180 कंसीड किया है हमारे बॉलर्स ने आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ। तो अगर यही चीज़ हुए तो मेरा ख्याल है नहीं
अपने आप को बचा अच्छा, पाएंगे इस सीरीज में? शोएब, आप भी यही एक्सपेक्ट करें हमारे बॉलर से? आपका क्या कहना है कि बॉलर से हम क्या एक्सपेक्ट करें? निमरा, पहले तो मैं आपकी शरारत का जवाब दूंगा कि बाबर किंग है, बिल्कुल जी वो किंग है, लेकिन क्राउन के बगैर किंग है। ये एक रियलिटी है। शाकिर कह रहे हैं सपोर्ट करें, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं कि हम सच बोलना छोड़ दें। सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं है कि हम आंखें बंद कर लें। जो नजर आ रहा है वो हमें बोलना होगा। कुछ वक्त ऐसा होता है कि आपको पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी पड़ती है थोड़े अरसे के लिए। जब हालत जंग में आप चले जाते हैं ना, लश्कर जब उतर जाता है ना मैदान में, फिर उसको जैसा भी होता है उसको सपोर्ट करना पड़ता है। जब उतर के वापस आएंगे फिर हम उनका मुआसबा भी करेंगे, उनका अकाउंटेबिलिटी भी करेंगे। ऐसी सपोर्ट का क्या फायदा है जिसमें आप जंगी हारें? सपोर्ट वो होती है कि जिसमें आप रास्ता सही दिखाएं, तो हमें सही रास्ता दिखाना है। शाकिर, वैसे भी हम ये तो कहते हैं कि मैं आपको अभी से आपके प्रोग्राम में बता दूं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में साइम अय्यूब को अगर लेके जाता है तो वो फेस सेविंग होगा, कुर्बानी का बकरा साबित होगा, क्योंकि 3-3.5 साल आपने जिस जोड़ी के साथ ओपन किया था, बाद में ये एक्सक्यूज ये बनाएंगे कि देख लिया हमने इसके साथ गए तो क्या हो गया। ये मैं अभी से बता रहा हूं भाई, फखर को ओपन करवाए ना, फखर को क्यों नहीं ओपन आप करवा रहे? फखर को आपने क्यों नीचे भेजा हुआ है? बॉलिंग में भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप हाफ फिट बॉलर्स के साथ जाके खेले तो ये वर्ल्ड कप जो है वो 150-160 वाला नहीं होगा, ये 200 वाले मैचेस होंगे। आपका वो हाल होगा कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ये मैं हारिस जो है वो चौथा ऑप्शन होगा पाकिस्तान के लिए। शाहीन, नसीम और आमिर के बाद चौथा ऑप्शन होगा। और मेरा ख्याल है अगर हाफ फिट होता तो कभी भी सिलेक्ट ना होता उसको बाहर ना। नसीम पूरी फिट नहीं है। नसीम के बाद ना फिटनेस है ना इस टाइम रिदम है। हारिस रऊफ आपका फिट नहीं है, ठीक है ना? आप शाहीन शाह अफरीदी पे रिलाई कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक हुआ है, मैं भी उसका बड़ा सपोर्टर हूं। सिर्फ फिटनेस के ऊपर बात करें कि वो ओपोनेंट कौन सा था जिसके खिलाफ परफॉर्म किया। बड़ी टीमों से भी टकराना है। अभी इंग्लैंड की सीरीज आपको बता देगी बहुत कुछ। शोएब भाई, सिर्फ फिटनेस की बात करें, लेकिन फिटनेस सिर्फ एक फैक्टर है सिलेक्शन का। अगर हम फिटनेस को साइड पे कर दें, चलिए जी वो फुल फिट है या हाफ फिट है, चलिए एक साइड पे कर दें। अगर सिर्फ हारिस की बात भी की जाए, परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर ली जाए, उनको मतलब आप जैसे वो किंग बॉब्जी हैं तो वो रन मशीन के टाइटल से मशहूर हैं। रन मशीन तो हमारे पास शादाब खान भी है, शाकिर के अच्छे दोस्त हैं। लेकिन और शाकिर जो है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, शरारतन नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ेगा, शाकिर ने शादाब की और हारिस रऊफ की वलीमे खाए हुए हैं, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है भाई। वलीमे खाने से पॉजिटिव ये शोएब, ये सपोर्ट एक्सपोज हो गई है। वैसे क्या था, वैसे मेन्यू क्या था वलीमे का? बहुत अच्छा था वैसे। शादाब का मेन्यू वलीमा ज्यादा अच्छा किसका था? शादाब का मेन्यू ज्यादा अच्छा था, लेकिन ठीक है हारिस का भी ठीक था, लेकिन शादाब का ज्यादा अच्छा। चलें जी, इसी नोट पे आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शोएब आपका भी, शाकिर आपका भी। बड़े मजे की गुफ्तगू रही हमारी वर्ल्ड कप से मुतालिक भी और पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज के हवाले से भी। मुझे भी सपोर्ट हम करते हैं जी, अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, वो जीते या हारे हमें प्यार है उनसे मुनीब, राइट? नहीं, जीतोगे तो प्यार है, हारोगे तो कोई प्यार यार नहीं है। ये गाना खराब करता है। क्रिटिसिज्म जो हमारा होता भी है ना, वो बड़ा पॉजिटिव होता है, वो प्रोडक्टिव होता है, और वो हम लोग उनकी बेहतरी के लिए बात करते हैं कि ये मसाइल हैं, वो हम तो मसाइल बता रहे हैं। शाकिर आपका एंड शोएब जाट आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और देखते हैं जी क्या बनता है पाकिस्तान का। मजीद बारिश जो है वो जीत जाती है या पाकिस्तान जो है जीता या इंग्लैंड जीता है, इस सीरीज का आपको जो है अपडेटेड रखेंगे। आप शामिल करते छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक एवरीबॉडी। सबकी सोच में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम बात करने लगे हैं किर्गिस्तान स्टोरी के हवाले से कि वो क्या मामलात अभी कहाँ तक पहुँचे। इसमें केपी गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया है अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कि स्पेशल फ्लाइट्स भेजी गई हैं जो हमारे वहाँ पे स्टूडेंट्स इस वक्त स्टक थे उनको वापस बुलाने के लिए, खास तौर पर जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। और वजीर खैबर पख्तूनख्वा के नहीं, ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स थे स्पेशली। और साथ ही अगर देखा जाए तो हमारे जो वजीर खारिजा हैं उनका बयान ये सामने आया कि हम देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, इस मामले से कैसे टैकल करना है। सो बिश्कीक से आने वाले तलबा का मसला कैसे हल किया जाए, उन्होंने तो ये कहा है। अभी तक वैसे हमारी अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात करें मुनीब, दे आर नॉट सर्टेन कि व्हाट आर दे गोइंग टू डू। उन्होंने जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हम इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इस पे हुआ क्या है, क्यों हुआ है। और सीएम जो हैं अली अमीन गंडापुर की जानिब से बहुत ज़बरदस्त जो इक़दाम लिए, उनकी स्टेटमेंट सुनते ज़रा। हमने पेमेंट की हुई है अपने बच्चों को लाने के लिए, अपने लोगों को लाने के लिए,
वहाँ से पाकिस्तान, और मुझे निहायत अफसोस है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी सपोर्ट नहीं कर रही, और कल से हमारा एयर बस तैयार खड़ी है, और वहाँ से भी हमें बिश्केक से भी सब कुछ आ चुका है, हमारे बंदों की लिस्टिंग हो चुकी है, हमारे बंदों के डॉक्यूमेंट पूरे हो चुके हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं, और उसके बावजूद ये जो भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे। खुद तो काम करते नहीं हो, किसी और को काम करने तो बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, इसे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। तो मेहरबानी करें, बजाय काम को डिले करने के फैसिलिटेट करें। आप हर चीज़ में काम करें, मैं फेडरल गवर्नमेंट को बता रहा हूँ, आप हर चीज़ में कर रहे हैं, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, कम से कम कुछ शर्म कर लो। ये अली अमीन गंडापुर साहब का बयान आपने सुना है, और जो जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन पहली फ़्लाइट आ भी चुकी है पेशावर में, और 300 तलबा जो हैं वो इसमें बाहिफाजत उनको वापस लाया जा चुका है। ईमान अमजद अब्बासी स्टूडेंट हैं जो किर्गिस्तान में स्टक थी, वो वापस आ चुके हैं पाकिस्तान, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल थी। ईमान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान, ये बताइएगा क्या वहाँ पे स्टक थी, क्या सूरत हाल थी, क्या मामला थे? मीडिया पे डिफरेंट तरह की रिपोर्टिंग हमारे सामने, कुछ स्टोरीज मुख्तलिफ थी, कुछ मुख्तलिफ थी, आप वहाँ पे थी, बेहतर बता सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले तो मैं गवर्नमेंट का थैंक्स करना चाहूँगी, खासतौर पे केपी के गवर्नमेंट का, जिन्होंने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हमें वापस बुलाने के लिए, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम लोग इस टाइम वापस पहुँच चुके हैं यहाँ पे खैर खैरियत से, खैर वाफियत से। अच्छा, सिचुएशन कुछ ऐसी थी वहाँ पर कि कुछ इजिप्ट के लोग थे जिनकी लड़ाई हो गई थी वहाँ के लोकल्स के साथ, और इस बात पे आके लोकल्स को थोड़ा हो गया, थोड़ी अना पे बात आ गई कि कोई फॉरेनर आके हमारी कंट्री पे हमारे ऊपर अटैक करे। तो उन्होंने जितने फॉरेनर्स वहाँ पे देखे तो उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब चूंकि वहाँ पे मेजोरिटी पाकिस्तानी थी, तकरीबन 11 से 12,000 स्टूडेंट्स थे जो कि वहाँ पर इस टाइम स्टडी कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं वहाँ पर, और मेजॉरिटी जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही रह रहे थे। तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज के ऊपर और हॉस्टल्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मेरे कुछ फेलोज भी थे, मेरे ग्रुपमेट्स थे, उनके ऊपर भी अटैक हुआ। खैर, मैं जिस एरिया में थी, 2 सिटीज़ हैं बेसिकली, एक बिश्कीक है और एक कांत है, जिस इस तरह से है जैसे इस्लामाबाद और वाकेंट है, मतलब 30 to 35 किलोमीटर्स के रास्ते पर ही 2 सिटीज़ आती हैं। तो मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वो कांत में थी, और जो मेन यूनिवर्सिटी जहाँ से अटैक स्टार्ट हुआ था वो बिश्कीक में थी यूनिवर्सिटी। तो अब हुआ कुछ ऐसा कि बिश्कीक में क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, हमारी साइड पे स्टूडेंट्स कम थे, तो स्टार्ट अटैक बिश्कीक से हुआ, और हमारी साइड थोड़ी सेफ रही उस लिहाज से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते टोटली सेफ थी, क्योंकि वहाँ पर भी लोग आए, वहाँ पर भी उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। So it was comparatively better. लेकिन आप ये बता सकती हैं कि what made you go to Kyrgyzstan to get your degree done? ओके, इट्स लाइक कि हम लोग क्योंकि मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, और ऑब्वियसली हमें एक कुछ बच्चे होते हैं जिनका एम होता है उन्होंने सिर्फ मेडिकल ही करना है, MBBS ही करना है। सो ड्यू टू लैक ऑफ सीट्स इन पाकिस्तान और बहुत सारी वजूहात की वजह से जब बच्चे पाकिस्तान में एडमिशन नहीं लेते या नहीं ले पाते हैं, तो दे चूज अ बेटर ऑप्शन फॉर देमसेल्व्स, और जहाँ पे उनको रीजनेबल भी पड़े और जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी उनको मिले। तो किर्गिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे बहुत सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स जाते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, और पाकिस्तान में आके फिर वो प्रैक्टिस करते हैं। सो इस वजह से मैं भी उनमें से एक स्टूडेंट थी। मेरा एडमिशन जो है वो मेरिट पे नहीं हुआ था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, प्राइवेट में मेरा नाम आ रहा था, बट ऑब्वियसली वो अच्छा ईमान आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना पड़ेगा, हमें ज्वाइन किया है, आप हमारे साथ ही रहें, हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफ ज़ई ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। और शौकत यूसुफ ज़ई के साथ साथ हमने जो है मीना खान साहब जो हैं उनको भी इनवाइट किया था, लेकिन वो जो है अनफॉर्चुनेटली हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। शौकत साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर। शौकत साहब, सबसे पहले तो सर केपी के गवर्नमेंट को जो है बच्चे भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और पूरी जो पाकिस्तान की अवाम है वो भी अप्रिशिएट कर रही है कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम उठाए बच्चों को जो है सिक्योरली एंड सेफली जो है किर्गिस्तान से पाकिस्तान लाने के लिए। उसके बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स बताएं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि अभी अली अमीन गंडापुर साहब भी बता रहे थे कि CA की तरफ से जो है काफ़ी जो है आपको जो है रुकावटें जो है वो फेस करनी पड़ी। देखिए, हमारी तो ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के बच्चों को एक मसला पेश आया है और उसमें हम अपना रोल अदा करें, और अली अमीन गंडापुर साहब ने अनाउंस किया कि जी हम फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों को पाकिस्तान महफूज तरीके से लाएंगे। उसके लिए हमने डेफिनेटली, आपको पता है कि जब आप जहाज को बुक करते हैं तो उसके लिए CIA का जो है ना वो लाजमी होता है, सिविल एविएशन का। तो लेकिन ये कि
शुरू में काफी मुश्किलात रही और जानबूझकर डिले करने की कोशिश हुई और शायद उसमें वफाकी हुकूमत का हाथ हो सकता है। तो अभी तक उनकी तरफ से प्रॉब्लम है हमें, लेकिन फिर भी हमारे कुछ जहाज जो है वो आ तो चुके बेसिकली क्या रुकावटें जो हैं वो डाली जा रही थी फेडरल गवर्नमेंट की जानब से, केपी की गवर्नमेंट को जो ये फैसिलिटी वो जो है प्रोवाइड कर रही थी स्टूडेंट्स को? देखिए इस तरह तो वो नहीं बताते हैं ना कि जी ये मसला है, ये मसला है। बस तकनीकी चीजें बीच में ले आते थे और वो तकनीकी चीजें आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा टेक्निकल बंदा है तो वो 100 चीजें पेश कर सकता है। लेकिन बहरहाल हमने बड़े पेशेंटली और हम, क्योंकि ये मसला बच्चों का था, पाकिस्तान का था, हम इस पे सियासत नहीं करना चाहते थे, तो हमने वो चीजें हाईलाइट ही नहीं की। हमने कोशिश की कि बस मसला किसी तरीके से हल हो जाए, पैसे हम दे रहे हैं और ये किसी तरीके से अपने जहाज जो है वो वहाँ पे इजाजत दे दे कि वो ले आए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर तो नहीं हो सकता है ना आपको। तो उसमें शायद पॉलिटिकली ये रुकावट डालना चाहते होंगे कि क्यों केपी गवर्नमेंट क्यों इस तरह इनिशिएटिव ले रही है। तो बहरहाल इस वक्त बहुत सारे लोग अभी भी बहुत, क्योंकि 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं, अभी तो सिर्फ 2-2.5 हजार लोग ही आए होंगे ना। जी जी। तो इसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन हमारा ये था कि हमने कहा कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के नहीं, पाकिस्तान के जो भी बच्चा आना चाहे उसमें आ सकता है। तो उसके लिए हमने ऑनलाइन वो दिया और लोगों ने फॉर्म भरे। और लेकिन अगर ये यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट अगर ताउन करे तो बहुत आसानी से इन बच्चों को हम सेफली यहाँ ला सकते हैं, क्योंकि मेरे शौकत साहब ये भी बताएं कि अभी मजीद कितनी फ्लाइट्स आनी है जो कि ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं? जी अभी तो देखें, अभी तो जितनी आई हैं उसमें बहुत कम लोग अभी आए हैं ना। अभी तो बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के ऊपर फंसे हुए हैं। आपको मेरे अपने भांजे भतीजे वो भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें आगे कर दो। मैंने कहा इस तरह नहीं हो सकता है, ऑनलाइन है, आपने वो किया है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिस्सा है। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम कहें कि जी अपने बच्चों को पहले लाएं और दूसरों को पीछे करने में, ये नहीं हो सकता। अच्छा शौकत साहब, तो एक मेजर इशू है, केपी की गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है, उसको अप्रिशिएट करते हैं, जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना बनता भी है, लेकिन एक मेजर इशू है कि वो जो रूट कॉज है कि बच्चे पाकिस्तान से किर्गिस्तान जाते ही क्यों हैं, और वो इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उनके मेरिट को जो है तस्लीम नहीं किया जाता है। पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज, केपी के भी बहुत स्टूडेंट्स के होंगे, कभी मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होंगी जहाँ पे उनको बच्चे एडमिशन ही नहीं मिलता। जो सीट्स हैं वो 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए की एक मेडिकल सीट जो है वो बिक रही होती है, और ये खुली ढकी छुपी बात नहीं है। इसको काउंटर करने के लिए कुछ इकदाम उठा रहे हैं ताकि मजीद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स न जाएं यहाँ से? ये बहुत बड़ा तजाद है हमारे सिस्टम का। तजाद इसलिए कि अगर आप किर्गिस्तान चले जाएं, वहाँ पे अपना जमा पूंजी भी लगा दें और बच्चा MBBS करके यहाँ आ जाए, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो व्हाई नॉट कि हम यहाँ पे उनको ये सहूलत क्यों नहीं दे रहे हैं। ये देखिए पूरी दुनिया के अंदर ये चीज नहीं है, बच्चा अपनी पसंद से एजुकेशन हासिल करता है, उसकी मर्जी है जिस फील्ड में जाए। अगर आप इसको ओपन कर दें तो मेरा नहीं ख्याल है कि फिर कोई जाए, क्योंकि ये तो अभी तो इस वक्त पर पर्सन अगर आप देखें तो दुनिया से हम बहुत पीछे हैं ना डॉक्टर के उसमें जी। या आप ये सिर्फ शहरों को ना देखें, आप अगर हमारे रूरल एरियाज के अंदर जाएंगे तो आपको डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। एक BHU होता है, BHU जी, वो एक पूरा एक हॉस्पिटल होता है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं होता है, उसमें कंपाउंडर बैठा होता है या फिर वो। तो ये बदकिस्मती है, हालांकि पूरा बहुत बड़ा इलाका उसके जिम्मे होता है। तो अगर हम अपने बच्चों को ये फैसिलिटी दे दें तो ये तो मुनाफिकत है ना कि आप वहाँ जाके बच्चे करके आ जाता है, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं और इतना बड़ा सरमाया हमारा मुंतकिल हो जाता है बाहर। इस वक्त 10,000 स्टूडेंट बाहर पढ़ रहे हैं। डॉक्टर सर, इसी को काउंटर करने केपी गवर्नमेंट कोई इकदाम उठा रही है कि अब केपी गवर्नमेंट एटलीस्ट अपने प्रोविंशियली जो है सिस्टम को बेहतर कर दिया जाए, जो है मेरिट को जो है वाज़ेह कर दिया जाए, फरोग दिया जाए? देखें बाकी चीजों में तो हमारा पाकिस्तान में आप मेरिट नजर नहीं आएगा, बस यही की चीज है जो स्टूडेंट बेचारों को आगे पीछे करते रहते हैं, यही मेरिट है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बच्चों को जो है ना वो देनी चाहिए, एक हद तक मुकर्रर होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है ना कि आप एक बच्चा जो है 1000 में से उनसे कहा जाता है कि जो 990 ले ले, तो 990 ना लिए तो बस आप फारे। ठीक है।
कुछ बच्चों को ये भी फैसिलिटीज है ना कि वो इम्तिहान के अंदर नकल उनको इजाजत मिलती है, कुछ हाल बिक जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है शौकत साहब, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन मसाइल का शिकार हम इवेंचुअली जाके हो रहे हैं। ईमान एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है शौकत साहब, जो कि किर्गिस्तान से अभी वापस आ चुके हैं पाकिस्तान। ईमान, हमारे पास टाइम कम है, जल्दी से बताइएगा कि आप अपने ऑन पे वापस, आप खुद वापस आई हैं या गवर्नमेंट की जानिब से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनमें आई हैं आप? नहीं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्लाइट्स हैं मैं उन पर वापस आई हूँ, और मुझे एम्बेसी से कॉल आई थी कि मेरी फ्लाइट है 12 बजे, आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं। तकरीबन 1.5 घंटे पहले मुझे पता लगा था और मैंने ट्रेवल किया था एयरपोर्ट की तरफ। ठीक है, और मजीद कितने स्टूडेंट्स थे जिनको फैसिलिटेट किया गया गवर्नमेंट की जानिब से? गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए थे, बहुत अच्छा हमारा वेलकम किया गया, हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की गई। क्योंकि मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं लाहौर एयरपोर्ट पे अराइव हुई थी, तो मुझे एयरपोर्ट वालों ने ही ट्रांसपोर्ट दी। ठीक, ईमान हमारे पास टाइम का, मैं जल्दी से कंफर्म कीजिएगा, केपी की गवर्नमेंट की बात कर रही हैं आप या फेडरल गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है? नहीं, मुझे केपी के गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया। ओके, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और शौकत साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। ये कुछ अपडेट्स थी पाकिस्तान से जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं, और स्टूडेंट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से मामलात को कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, जिसको हम भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं, बहुत ज़बरदस्त ये इकदाम है, और ये इकदाम जो है आपकी स्टेट फेडरल गवर्नमेंट को जो है उठाने चाहिए थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं उठाने चाहिए थे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट है इस पे दिखाई देती है कम्प्लीटली। हमने वो स्टेटमेंट भी सुनी कि जी हमने इंक्वायरी कमीशन बना दी है, उन्होंने तो ऑल इज वेल का राग अलाप दिया था। उन्होंने कहा कोई मसले मसाइल भी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई पटा नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबडी। अभी हम एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करने लगे हैं, वो ये कि पाकिस्तान में 15 साल की उम्र से ज़ायद 18% अफराद या बच्चियाँ आप कह सकते हैं, बिल्कुल छोटी उम्र है, ऐसे हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, हाइपरटेंशन का शिकार हैं, जिसकी वजह से बाकी सेहत के भी मसाइल बनते हैं। अगर पर्सनली अपने नॉलेज के मुताबिक मुनीब हम बात करें, इसके रीजंस जो मुझे लगते हैं वो यही है कि लाइफस्टाइल बहुत पुअर हो चुका है हमारा, उसके अलावा हमारी डाइट, और ख़ास तौर पे टीनेजर्स को अगर देखा जाए वो भागते हैं फ्राइड आइटम्स की तरफ या फास्ट फूड की तरफ। सो ये जो डाइट है इसका पुअर होना और लाइफस्टाइल का पुअर होना, ये मुझे लगता है कि दो बड़े कॉजेज हो सकते हैं। बल्कि इसमें मज़ीद जो हैं कॉजेज क्या हो सकती हैं, ये जानते हैं जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सीमा हैदर इस वक्त हमें जो है स्टूडियो में ज्वाइन किया हुआ है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। दिस इज़ क्वाइट अलार्मिंग। 15 साल की एज से ऊपर 18% जो है हमारी यूथ हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की जो है इस वक्त मरीज़ हैं। क्यों? सबसे पहले तो मैं आपके ABN न्यूज़ चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मदऊ किया इस बहुत ही नहायत अहम टॉपिक पर गुफ्तगू के लिए। आजकल इसका जो रुझान है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और ख़ुसूसन जो है वो यंग जनरेशन प्रेजेंट कर रही है हाइपरटेंशन यानी बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर के साथ। थोड़ा सा मैं हमारे सामीन और नाजरीन के लिए बताता चलूँ कि जो हाइपरटेंशन है ये हमारी खून की शरेआनों में जो खून गर्दिश कर रहा है, ये उस वेसल पे जो प्रेशर बिल्ड करता है, इसको आप इसका बढ़ जाना हाइपरटेंशन है। अब ये दो किस्म की है, एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक है सेकेंडरी। क्योंकि हम यंग जनरेशन के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं प्राइमरी हाइपरटेंशन पे बात करूंगा। मोस्ट ऑफ द 90 to 95% जो केसेस हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के, और वो हमारी यंग जनरेशन में। अब इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो दो हैं। नंबर 1 इज जेनेटिक्स एंड नंबर 2 इज लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली। अब जेनेटिक्स तो विरासती अमल है जो कि आना ही आना है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, तो लेकिन उसको मैनेज ही कर सकते हैं। नंबर 2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिस पे जोर देना चाहिए वो लाइफस्टाइल है। ठीक है। अब लाइफस्टाइल में क्या चीजें हैं, वो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि बढ़ता हुआ रुझान यंग जनरेशन में पाया जा रहा है। नंबर 1 इज द ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है, ओवरवेट होना, बॉडी मास इंडेक्स का ज्यादा होना, ठीक है, वेट टू हाइट रेशो 30 या 30 से बढ़ जाए तो बॉडी मास इंडेक्स आपका बढ़ जाता, ठीक है, तो इसका ज्यादा होना। फिर
दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हाइपरटेंशन में। नंबर 1 इज डाइट, जिसमें ऑयली प्रोडक्ट्स, एंड नंबर 2 इज एनवायरमेंटल फैक्टर। अब ऑयली प्रोडक्ट्स क्यों मना है, क्यों अवॉइड करनी चाहिए, क्यों हमारा, देखें हम यंग जनरेशन आपने भी देखे जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, ठीक है, डाइट तो है ही नहीं, बिल्कुल हेल्दी डाइट नहीं है, और बाहर का खाना, अब स्ट्रगलिंग फेज है, यंग जनरेशन है, ठीक है, उसने मोस्टली बाहर का खाना, लो क्वालिटी घी, लो क्वालिटी ऑयल, ठीक है, अब चिकनाई वाली चीज, यस स्पाइसेस, अब जब आप चिकनाई वाली चीजें खाएंगे तो वो क्या करेंगी, वो चिकनाई आपकी खून की शरियानों में जम जाएगी। जब वो जम जाएगी तो वो वेसल को नैरो कर देगी, ठीक है, जब नैरो कर देगी तो ब्लड जो जा रहा है हार्ट की तरफ उसको जगह ही नहीं, कंप्रोमाइज होगा, कॉम्प्रोमाइज कम जाएगा। जब वो कंप्रोमाइज होगा तो हार्ट जो है उसको पंप करने के लिए उसको तो ब्लड चाहिए, अब वो कंप्रोमाइज हो रहा तो ये तेजी से पंप करेगा, जब ये तेजी से पंप करेगा हार्ट बीट इंक्रीज होगी, एंड इन द एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कोई मोटर है वो फंक्शन कर रही है, जब उस पे वर्कलोड बढ़ेगा, उसको पंप ज्यादा करना पड़ेगा, तो उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कंप्रोमाइज होगी। अच्छा, जस्ट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, क्योंकि ब्लड प्रेशर में पंपिंग जो है हार्ट कर रहा है बार बार, तो वो तेज हो जाती है उसकी पंपिंग या स्लो हो जाती है? वो प्रेशर में आ गया ना, हार्ट जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, वो हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। अब जैसे उसको ज्यादा वर्कलोड उस पे आ गया, उसको पंप ज्यादा करना पड़ रहा है, तो उसकी जो सेल्स हैं वो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पंप करके वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। आपने टर्म सुने होंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक, जिसको हार्ट अटैक कॉमनली कहते हैं, तो अल्टीमेटली दैट कैन लीड टू इन्फार्क्शन। अच्छा ठीक है, ये एक कुछ रीजंस आपने बहुत जबरदस्त ये हाइपरटेंशन की वजह से ही मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा है ना, वन ऑफ द रीजन ऑफ कोर्स। अच्छा, ये एक तो फैक्टर्स जो आपने बताए, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी आपने जिक्र किया सॉरी था। वो मैं आपको बताता चलूं कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं इसमें स्ट्रेस, अब यंग जनरेशन आप कह लें कि फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का स्ट्रेस है, किसी को फैमिली मैटर का स्ट्रेस है, कोई ब्लॉक होया हुआ है। एग्जैक्टली तो that was nice. तो जो भी इन्वायरमेंट में स्ट्रेस पाई जा रही है, ये स्ट्रेस अल्टीमेटली हाइपरटेंशन की तरफ लेकर जा रही है। और ये मेरे ख्याल में, सॉरी टू इंटरप्ट, ये हमारी आजकल की जनरेशन के ये सारे जो आपने जिक्र किया ना, ये ज्यादा रीजंस बन चुके हैं, कॉजेज इसके ज्यादा हैं, जॉब हो गई, पहले ये वक्तों में शायद ये कम था, अभी ज्यादा हो गया, राइट? एग्जैक्टली ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर है ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज है जो यंग जनरेशन में हाइपरटेंशन का सबब बन रही है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं आपको इसकी पेचीदगियाँ बताऊं कि हाइपरटेंशन हमारी बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशंस कॉज करती हैं, तो मेरा ख्याल है यंग जनरेशन को, नौजवान नस्ल को, या जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ सुनी जा रही है उनको ये पता होना चाहिए कि इसको कैजुअली नहीं लें, इसको लाइट नहीं लें, क्योंकि ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। आपका दिल कहीं ना कहीं जाके उसका शिकार होगा, हार्ट फेलियर, आपका रिदम खराब हो सकता है, आप फिब्रिलेशन में जा सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस में जा सकते हैं। व्हाट इज दैट? उर्दू में बात करें। बिल्कुल। तो हार्ट जो है वो एक तो फेलियर की तरफ जा सकता है, ठीक है, जो शरियाने खून लेकर जा रही हैं वो तंग हो सकती हैं, ठीक है, उन्हें कैसे खोल सकते हैं, मतलब कैसे बेहतर हो सकती हैं? देखिए वो जब हो जाती हैं तो फिर इंसान प्रेजेंट करता है विद एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट फेलियर के साथ, वो फिर कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, स्टेंटिंग है, ठीक है, एंजियोप्लास्टी है, एंजियोग्राफी है, मतलब आप फॉर लाइफ ना आपके लिए मसाइल बन जाते हैं। तो बेहतर यही है कि केयर इज बेटर देन क्योर ना, इलाज भी यहाँ पे आपको पता है उसके करने के बावजूद आपको मसाइल के शिकार ही रहते हैं। अच्छा, मेजर फैक्टर्स हमारे पास एनवायरमेंटल होते हैं, अब इनको जब आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे आई एम श्योर, जो इन्हीं फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, लाइफस्टाइल नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, डाइट तो चले वो यही है कि ऑयली चीज़ें ना खाएं, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि आपको अफेक्ट करें, ओवरऑल पाकिस्तान का एनवायरनमेंट भी इस वक्त बहुत ही डिप्रेसिंग है, व्हाट वुड यू एडवाइस? देखिए जो दौर हाज़िर चल रहा है और जो यंग जनरेशन जिन हालात से गुजर रही है उसमें मैं उनको यही एडवाइस करना चाहता हूँ कि अपना
जो मेंटली खुद को स्ट्रांग स्टेबल रहें, रखें, पीस रखें, काम रखें और आगे बढ़ें, फोकस्ड रहें, ठीक है, क्योंकि हमारी जो ज़्यादा एंग्जाइटी या डिप्रेशन है या हमारी डिग्री रिलेटेड है या जॉब रिलेटेड है या करियर रिलेटेड है या फाइनेंशियल है, ठीक है, तो इन तमाम को आपने अगर मैनेज करना है तो आप मेंटली स्ट्रांग रहें, ठीक है, और नर्व स्ट्रांग रखें और फोकस्ड रहें, आगे बढ़ें और खुद को काम रखें। जो पीस ऑफ माइंड है इसमें वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो लूज कर देते हैं तो आप सिर्फ हाइपरटेंशन पे नहीं, आप और भी बहुत सी बीमारियों में और ये मुलविस हो जो सकते हैं। डाइटरी फैक्टर था कि आप जंक फूड ना खाएं, फ्राइड आइटम्स ना खाएं, उसके अलावा क्या चीज़ें खा सकते हैं जो नॉर्मली ऑब्वियसली सबवे पिज्जा ये खा सब स्किप करें? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और ये आजकल जो मौसम चल रहा है इसकी भी जो गर्मी है वो गर्मी एनवायरमेंटल फैक्टर ये भी हाइपरटेंशन को जो है बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, ठीक है, इसको लीड कर तो सकता है, बिल्कुल इसको लीड करता है। और इसमें आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आप फाइब्रस फूड जो है वो लें, आप फ्रूट जूसेस लें, ठीक है, आप जो है वो क्वालिटी डाइट लें। क्वालिटी अच्छा बहुत कम टाइम है हमारे पास, मैं चाहूंगी आप प्रिसाइसली इसका कि कंट्रोल करना खुद को बड़ा मुश्किल होता है अगर आप फास्ट फूड के आदी हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, ये तो बात है, मुश्किल हो जाता है। हम तो दोनों को काउंटर करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता है। क्या ऐसी चीजें जो आप खा सकते हैं कि आपकी जान भी छूट जाए और आपका शौक भी पूरा हो रहा हो? देखिए, जान भी छूट जाए और शौक भी पूरा हो, इसके लिए मैं ये आपको कहूंगा कि जो हाइपरटेंशन है, अगर आप ये सुनेंगी तब आप इस पे अमल करेंगी। हाइपरटेंशन इज डेडली डेंजरस, ठीक है। 626 मिलियन women and 652 million men, according to 2019 report, were suffering from hypertension in a single year. एक साल में, ठीक है। अगर ये हार्ट फेलियर की तरफ लेकर जा रहा है, अगर ये आपको मौत की तरफ लेकर जा रहा है, अगर ये आपको बीमारी की तरफ लेकर जा रहा है, तो आपके लिए क्या ज्यादा अच्छा है? आप मौत की तरफ जाएंगे या आप सेहत की तरफ जाएंगे? So the choice is yours. ये सोच के मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है, इसलिए मुझे ये नहीं करना है। आइडियल वेट कितना होना चाहिए बॉडी टू मैच, जो आपने उसका बताया था रेशियो, वो कितना है? मतलब वेरी कम टाइम वेरी कम टाइम जो बॉडी मास इंडेक्स है ना किसी भी इंसान का, वो 18 to 25 की रेंज में जो है वो होना चाहिए। जी, चले जी, हमारे पास वेरी कम टाइम रह गया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी कम टाइम था हमारे पास एंड वी ऑलरेडी हैव वेरी कम टाइम फॉर क्लोजिंग। सो ये थी जी हमारी आज की सुबह की सोच। बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी जो है, और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। आपने अपनों का और अपना भी चले ख्याल रख लीजिएगा, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।